तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट का एक एग्जांपल या उदाहरण है। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं ई कॉमर्स फेसबुक क्या है, तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यह एक सोशल मीडिया है, ना कि ई कॉमर्स है। ठीक उसी तरीके से अमेजन क्या है, तो अमेजन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स किसे कहते हैं, ऐसी वेबसाइट जिस वेबसाइट या प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या होता है, वस्तुओं का ऑनलाइन तरीके से या डिजिटली तरीके से लेन-देन होता है, जिसे क्या कहते हैं, ई-कॉमर्स कहते हैं। इंस्टाग्राम क्या है, तो इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन क्या है, तो ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन किससे संबंधित है, तो यह जॉब से संबंधित, जैसे कि पूछ लिया जाता है जॉब के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, तो वो कौन सा हो जाता है, लिंक्डइन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है, व्हाट इज नेटिक्वेट। नेटिक्वेट क्या है, तो नेटिक्वेट जैसा कि नेटिक्वेट किसे कहते हैं, तो इंटरनेट पर सही आचरण के जो नियम होते हैं, उन नियमों के सेट को क्या कहा जाता है, नेटिक्वेट कहा जाता है, जिन्हें अन्य शब्दों में साइबर हैबिट भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, नेटिक्वेट आर मैनर्स और यूज इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, यानी कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए जो मैनर्स या जो नियम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं नेटिक्वेट। तो सेकंड का जो आंसर सही हो जाता है वो कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन मिलता है, व्हाट डज ई गवर्नेंस रेफर टू। ई गवर्नेंस जो है वो किसको संदर्भित करता है, तो जैसा कि अगर हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज नागरिकों को ऑनलाइन तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस सर्विसेज कहते हैं। तो हमें बी आंसर सही मिल जाता है। अगला आता है, विच सर्विस अलाउ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेल टिकट इन इंडिया। इंडिया में रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए कौन सी संस्था है या कौन सी है, तो जैसा कि आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी का फुल नेम क्या होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है कि व्हाट इज द उमंग ऐप यूज फॉर। उमंग ऐप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए, एक्सेसिंग वेरियस गवर्नेंस सर्विसेज के लिए, या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो एक्सेसिंग वेरियस यानी कि डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें एक सिंगल एंड मल्टी यूज यानी कि एक हमें क्या किया गया है, ऑल इन वन एप्लीकेशन दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं, उमंग ऐप कहते हैं। और जो उमंग ऐप है ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो यह 13 लैंग्वेज में उपलब्ध है या 13 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनयूपीपी। एनयूपीपी का फुल नेम क्या मिलता है, तो जैसा कि अगर हम एनयूपीपी का फुल नेम देखते हैं तो हमें क्या होता है, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफॉर्म या नेशनल यूनिक या नेशनल यूनिफिल्ड। तो क्या हो जाएगा, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। अब जैसे कि यहाँ पे यूएसएसडी, यूएसएसडी का फुल नेम क्या होता है, यूएसएसडी का फुल नेम क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यूएसएसडी सर्विस के माध्यम से या यूएसएसडी सर्विस का प्रयोग करने के लिए कौन सा कोड होता है, तो स्टार 99#। इस कोड के माध्यम से हम क्या करते हैं, यूएसएसडी सर्विस यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस सर्विस के द्वारा जैसे कि हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, बैंक और इसके साथ साथ में बैलेंस इंक्वायरी, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, यानी कि बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगला आता है, व्हाट इज द इनिशियल नेम ऑफ ट्विटर। ट्विटर का शुरुआती नाम क्या था, तो ट्विटर का जैसा कि शुरुआती नेम क्या था, TWTTR, ये जो नाम था ये ट्विटर का शुरुआती नेम है। और जिसका लेटेस्ट नेम या करंट नेम अगर पूछा जाता है, तो करंट टाइम में ट्विटर को किस नाम से जाना जाता है, एक्स के नाम से जाना जाता है। और ट्विटर के अगर फाउंडर पूछा जाता है, तो ट्विटर के फाउंडर कौन है, तो वो कौन है, जैक डोर्सी। जैक डॉर्सी जो है वो क्या है, ट्विटर के फाउंडर हैं। जब एक्स के फाउंडर पूछा जाए तो वो बोल सकते हैं क्या, एलन मस्क हैं। तथा ट्विटर पर कितने प्रकार के ट्वीट होते हैं, तो 3 प्रकार के ट्वीट, 3 टाइप के ट्वीट पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के ट्वीट होते हैं, तो जैसे कि एक @रिप्लाई होता है, @रिप्लाई जिसे कहते हैं। और दूसरा कौन सा मिलता है, तो दूसरा जैसे कि हमें मिल जाता है पब्लिक ट्वीट। दूसरी ट्वीट कौन सी होती है, पब्लिक। और तीसरी ट्वीट कौन सी होती है, प्राइवेट ट्वीट। तो अगर पूछा जाता है कि ट्विटर पर कितने प्रकार की ट्वीट की जा सकती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, रिप्लाई, पब्लिक और
प्राइवेट। अगला, ट्विटर पर अधिकतम कितने सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो ट्विटर पर मैक्सिमम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है? तो 140 सेकंड का, 140 सेकंड का अपलोड किया जा सकता है। व्हाट्सएप में किसी का उल्लेख करने के लिए, तो मेंशन करने के लिए व्हाट्सएप में कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो सिंबल का यूज करते हैं मेंशन करने के लिए। इंस्टाग्राम इज अ मीडियम ऑफ, इंस्टाग्राम कैसा माध्यम है? एजुकेशनल है, सोशल मीडिया है, ई कॉमर्स है, जॉब है? तो कैसा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? इंस्टाग्राम के फाउंडर, तो वो कौन है? केविन सिस्ट्रॉम, केविन सिस्ट्रॉम। और को दूसरे कैंडिडेट कौन है? माइक क्राइगर। केविन सिस्ट्रॉम तथा माइक क्राइगर के द्वारा क्या किया गया था? इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 2010 या 12? कब हुई थी? 2010 में या 12 में? 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर उसके बाद जब 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी तो ये विंडो के लिए किस पर रन हो रहा था? तो केवल और केवल आईफोन पर, यानी कि आईओएस पर रन हो रहा था। इंस्टाग्राम कैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो ये कैसा है? फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो कैसा है? तो फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। अगर पूछा जाता है कि फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो होता है इंस्टाग्राम। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट लाइन इन एन ईमेल? एक ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का पर्पस या सब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है? टू ग्रीट द रेसिपिएंट्स, टू समराइज द कंटेंट ऑफ ईमेल, टू प्रोवाइड द सेंडर कंटेंट इंफॉर्मेशन, टू अटैच फाइल्स। तो यहाँ पे क्या होता है? समराइज द कंटेंट ऑफ ईमेल, मतलब जो ईमेल का के अंदर का कंटेंट है उसकी क्या होती है? एक प्रकार की समरी या उसके बारे में, कि अगर पूछा गया कि मैसेज के बारे में, जो ईमेल के अंदर मैसेज है उस मैसेज के बारे में जानकारी किसमें होती है? तो मैसेज के बारे में जानकारी टाइटल में होती है या सब्जेक्ट में होती है। टू प्रोवाइड द सेंडर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेंडर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पाई जाती है? तो सिग्नेचर में पाई जाती है, सिग्नेचर में पाई जाती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, एक जो ईमेल मैसेज होता है, एक जो ईमेल मैसेज होता है, इस ईमेल मैसेज के कितने भाग होते हैं? तो 5 पार्ट होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो एक हमें क्या मिल जाता है? एड्रेस मिल जाता है। पहला भाग एक एड्रेस होता है। और एक कौन-सा होता है? तो एक होता है जिसे हम हेडर कहते हैं। और दूसरा कौन-सा होता है? तो जैसे कि बॉडी मिल जाता है। तथा अगला कौन-सा होता है? सिग्नेचर होता है। और सिग्नेचर के साथ-साथ में और अगला कौन-सा होता है? अटैचमेंट। तो अगर पूछा जाता है ईमेल मैसेज के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। एड्रेस, हेडर, बॉडी, सिग्नेचर और अटैचमेंट। तो सेंडर की इंफॉर्मेशन कहाँ हो सकती है? सिग्नेचर में हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ एन ईमेल टिपिकली कंटेन द सेंडर नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन? ईमेल के किस भाग में, ईमेल के किस भाग में प्रेषक का नाम और संपर्क की जानकारी होती है? तो प्रेषक का नाम और संपर्क की जानकारी कहाँ मिलेगी? सिग्नेचर में मिलेगी, ना कि बॉडी में और ना ही सब्जेक्ट में। बॉडी में क्या होता है? तो बॉडी में होता है एक्चुअल मैसेज, एक्चुअल मैसेज या वास्तविक मैसेज। अगर पूछा जाता है कि मैसेज की इंफॉर्मेशन कहाँ पाई जाती है? बॉडी में होती है। मैसेज के बारे में जानकारी सब्जेक्ट में होती है। तथा मैसेज भेजने वाले के बारे में जानकारी जो होती है वो कहाँ होती है? सिग्नेचर में होती है। अगला, व्हाट वेयर वुड यू फाइंड ईमेल दैट यू हैव रिसीव? आपको प्राप्त किए हुए मेल कहाँ मिलेंगे? जो आपने मेल रिसीव किया है वो सभी कहाँ आते हैं? इनबॉक्स में आते हैं। और आउटबॉक्स में क्या रहते हैं? भेजे जाने वाले मेल होते हैं। ड्राफ्ट में क्या रहते हैं? तो जो अधूरे मेल होते हैं वो सभी कहाँ रहेंगे? तो वो रहेंगे ड्राफ्ट में। अगला आता है, वेयर आर ईमेल दैट यू हैव सेंड बट नॉट येट डिलीवर्ड स्टोर्ड? आपके द्वारा भेजे गए लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं किए गए हैं। मतलब आपके द्वारा भेजे गए लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं किए गए हैं। यह ईमेल कहाँ संग्रहित किए जाते हैं? जैसे कि आपने भेज तो दिया था, लेकिन वो जो है मैसेज पहुंच नहीं पाए हैं। तो ऐसे में वो कहाँ दिखेंगे हमें? सेंट आइटम में, आउटबॉक्स में या इनबॉक्स में? तो वो कहाँ दिखेंगे? आउटबॉक्स में। और जो रिसीव किए होते हैं वो तो हमने देखा कि यहाँ पर रिसीव वाले और ड्राफ्ट में कौन से मैसेज होते हैं? तो इसमें तो अधूरे होंगे जो अभी भी आपने भेजे भी नहीं है। अगला हमें मिल जाता है, व्हाट बटन डू यू टिपिकली क्लिक टू स्टार्ट कंपोजिंग अ ईमेल? यानी कि नया ईमेल लिखना शुरू करने के लिए आमतौर पर कौन सा बटन दबाते हैं? आपको नया ईमेल लिखना हो, नया ईमेल लिखने के लिए रिप्लाई करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे या डिलीट करेंगे या कंपोज करेंगे?
तो नया मेल लिखने के लिए हमें कंपोज बटन मिलता है। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाएगा न्यू, क्रिएट न्यू, न्यू मैसेज, कंपोज, तो हमें कौन सा कंपोज बटन ही यूज करना है। अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन आता है व्हाट शुड यू इंक्लूड इन द टू फील्ड एन ईमेल। ईमेल के अंदर या एक ईमेल मैसेज जो होता है जिसके 5 पार्ट होते हैं, जिनमें पहले पार्ट में जैसा कि टू सीसीसी और बीसीसी तथा फ्रॉम ये सारे ऑप्शंस पाए जाते हैं। तो टू वाले में या टू ऑप्शन में आप क्या रखते हैं, किसका एड्रेस, द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, अटैचमेंट, सब्जेक्ट टू द ईमेल, योर ईमेल एड्रेस। तो इसमें क्या होगा, रेसिपिएंट्स का एड्रेस यानी जो प्राप्तकर्ता होगा, जो मेल को प्राप्त करेगा उसका एड्रेस रखते हैं। अटैचमेंट में क्या होता है, किसी भी प्रकार की अगर फाइल को अटैच करके भेज रहे हैं, जैसे कि मैसेज के साथ में कोई पीडीएफ, इमेज, वीडियो, ऑडियो भेजना है, तो उसे हम क्या कराते हैं, अटैच करा लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल का सब्जेक्ट दिया जाता है। योर ईमेल एड्रेस, जहां पर आपका ईमेल एड्रेस दिखता है। आपका ईमेल एड्रेस कहाँ दिखता है, फ्रॉम के सेक्शन में दिखता है या फ्रॉम ऑप्शन में दिखता है। अगला विच बटन डू यू प्रेस टू रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल यू रिसीव्ड। आपको प्राप्त ईमेल का जवाब देने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, तो रिप्लाई बटन का यूज करेंगे। और प्राप्त मेल को किसी अन्य को भेजना हो, तो प्राप्त किए गए मेल को अगर हम किसी अन्य को भेजना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो वो फॉरवर्ड बटन का यूज करेंगे। और नया मेल बनाना हो या नया मेल क्रिएट करना है तो कंपोज यूज करेंगे। अगला ऑप्शन मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है विच फॉरवर्डिंग एन ईमेल व्हाट कैन यू यूजली ऐड टू द ईमेल। ईमेल अग्रेसित करते समय आप आमतौर पर ईमेल में क्या जोड़ सकते हैं। जैसे कि जब आप क्या कर रहे थे, ईमेल फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ईमेल फॉरवर्ड करते समय आप उसके साथ में क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि न्यू ईमेल सब्जेक्ट, आप नया सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, या एडिशनल टेक्स्ट या और अटैचमेंट, आप कोई एडिशनल यानी कि अतिरिक्त टेक्स्ट और अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं, या न्यू रेसिपिएंट्स इन द टू फील्ड के अंदर कोई नया रेसिपिएंट्स ऐड कर सकते हैं। तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें उस मैसेज का नया सब्जेक्ट डिफाइन करना है, तो हम नया सब्जेक्ट डिफाइन करते हुए प्राप्त किए गए मैसेज को आगे दूसरे को भेज सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम कोई एडिशनल टेक्स्ट या एडिशनल जानकारी या अटैचमेंट उसके साथ में अब आगे फॉरवर्ड कराना चाहते हैं, जैसे कि हमें एक मेल प्राप्त हुआ, अब उस मेल के साथ में हम क्या करना चाहते हैं, एक इमेज या पीडीएफ के साथ में आपको भेजना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको भेजना चाहते हैं तो ऐसे में क्या है, आपका एड्रेस तो डालना ही पड़ेगा। तो एड्रेस डालने के लिए हम क्या करेंगे, टू में आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, ऑल ऑफ अबव ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला आता है विच फीचर अलाउ यू टू फाइंड स्पेसिफिक ईमेल ऑन योर मेल बॉक्स। आपके मेल बॉक्स में जितने भी ईमेल पड़े हुए हैं उनमें से किसी विशिष्ट ईमेल को खोजने के लिए आप कौन सा बटन यूज करेंगे या कौन सा कमांड यूज करेंगे, कंपास, रिप्लाई, सर्च। तो हम क्या यूज करते हैं, सर्च का यूज करते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यूज एज सर्च क्राइटेरिया टू फाइंड ईमेल। ईमेल खोजने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग खोज मानदंड के रूप में कर सकते हैं, सेंडर नेम, सब्जेक्ट कीवर्ड, डेट रेंज, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ईमेल सर्च करने के लिए चाहे तो आप सेंडर के नेम के द्वारा, जिसने हमें भेजा उसका नेम टाइप करो सर्च बॉक्स में, तब भी ये सर्च करके दे देगा। चाहे तो आपने बता दिया गया इस मेल का ये सब्जेक्ट था, तो आप सब्जेक्ट टाइप करेंगे तब भी सर्च होके आ जाएगा, और चाहे तो आप डेट रेंज भी लगा सकते हैं। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि सभी प्राप्त होने वाले मेल, जो प्राप्त होने वाले मेल हैं, प्राप्त मेल जो हमारे मेल बॉक्स में होते हैं वो किस ऑर्डर में सॉर्ट होते हैं। तो वो किस ऑर्डर में सॉर्ट होते हैं, तो वो डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे। लेकिन अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते हैं तो किसके अनुसार, नेम के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, या डेट एंड टाइम के अनुसार। तो किसके अनुसार सॉर्ट होंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते हैं डेट के अनुसार या डेट एंड टाइम के अनुसार सॉर्ट होते हैं। यानी कि जो क्या होगा कि कल मैसेज आया था वो बॉटम में होगा और आज वाला मैसेज कहाँ, टॉप पे होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ फाइल कैन यू अटैच टू एन ईमेल। आप ईमेल में किस प्रकार की फाइल को अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल। तो आप ये किसी भी प्रकार की फाइल को क्या करा सकते हैं, अटैच करा सकते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि जीमेल में अगर हम ईमेल सर्विस के लिए किस ईमेल का कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे कि गूगल का प्लेटफॉर्म या गूगल का सर्वर यूज कर रहे हैं, हमारा जीमेल अकाउंट है, तो उसके थ्रू अगर हम अटैचमेंट भेजते हैं तो अधिकतम कितने साइज का हो सकता है, तो अधिकतम वो 25 MB का आप क्या कर सकते हैं,
भेज सकते हैं, लेकिन 25 MB से अधिक की फाइल है तो ऐसे में हमें क्या किसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, ड्राइव का सपोर्ट लेना पड़ेगा। मतलब आप अपने ड्राइव में अपलोड करेंगे और फिर उसकी लिंक क्या कर देंगे, भेज देंगे उन्हें। तो ऐसे में क्या है, वो लिंक पर क्लिक करते हुए आपके ड्राइव से उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे या डाउनलोड कर पाएंगे। अगला, विच बटन इज कॉमनली यूज टू अटैच फाइल टू एन ईमेल। ईमेल में फाइलें संलग्न करने के लिए आमतौर पर कौन सा बटन होता है, तो अटैच बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वेयर डज द ईमेल सिग्नेचर यूजली अपीयर इन एन ईमेल। ईमेल में ईमेल हस्ताक्षर आमतौर पर कहाँ दिखाई देता है, तो सिग्नेचर कहाँ पाया जाता है। जैसे कि एक जो मैसेज होता है, इस मैसेज में कहाँ पर, इस साइड में सिग्नेचर पाया जाता है। और इधर क्या होता है, तो इधर तो अटैचमेंट होता है। तो ये कौन सा कॉर्नर है, in at the beginning, at the subject line, in the CC field and at the end। तो कहाँ पाया जाएगा, at the end में, यानी कि लास्ट में पाया जाता है। अगला आता है, which platform is known for professional networking। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए कौन सा हो जाएगा, सोशल मीडिया, लिंक्डइन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म माना जाता है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉब को सर्च करने के लिए या जॉब के लिए कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो भी कौन सा हो जाएगा, लिंक्डइन हो जाएगा। अगला अगर हम देखते हैं, तो विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज प्राइमरी यूज फॉर शेयरिंग फोटोज एंड वीडियो। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फोटो साझा एंड वीडियो साझा के लिए अभी हमने इससे पीछे क्वेश्चन में किया कि इंस्टाग्राम किसके लिए है, इसीलिए है। और ट्विटर जो होता है, इसे क्या कहा जाता है, किस प्रकार की सर्विस है, तो इसे बोला जाता है कि यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है। यह क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, तो ट्विटर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। अगला आता है, विच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इज नोन फॉर एंड टू एंड इंक्रिप्शन। कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग या आईएम, इंस्टेंट मैसेजिंग को कई जगह पर क्या किया जाता है, शॉर्ट में आईएम लिखा जाता है, यानी कि आईएम आधारित निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन होता है या ऐप होता है जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए जाना जाता है। मतलब वहां पर डाटा जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। तो फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप मैसेंजर या टेलीग्राम या स्काइप पे, तो फिलहाल यहाँ पे इंक्रिप्टेड सभी में माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रिप्टेड किसे रखा जाता है, व्हाट्सएप को। अगला अगर हम देखते हैं, विच ऐप अलाउ यू टू क्रिएट चैनल फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैसेज टू लार्ज ऑडियंस। कौन सा ऐप आपको बड़े दर्शकों तक संदेश प्रसारित करने के लिए चैनल बनाने की अनुमति देता है, तो यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा, टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है, पावेल पावेल ड्यूरोव जो है ये टेलीग्राम के फाउंडर हैं। कब विकसित किया गया था, टेलीग्राम की शुरुआत कब हुई थी, हाँ, कब हुई थी, तथा टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, तो कितने लोग हो सकते हैं, 2 लाख मेंबर ऐड किए जा सकते हैं। अगला, व्हाट इज अ ब्लॉग, ब्लॉग किस क्या होता है, इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये एन ऑनलाइन जर्नल इंफॉर्मेशन वेबसाइट। तो ये क्या होती है, एन ऑनलाइन जर्नल इंफॉर्मेशन वेबसाइट। तो ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉग एक प्रकार की क्या होती है, वेबसाइट होती है, एक प्रकार की, जिसे क्या बोल सकते हैं, स्मॉल या माइक्रो वेबसाइट भी कह सकते हैं, माइक्रो वेबसाइट होती है। लेकिन ये किस पर आधारित होती है, किस पर काम करती है, तो ये रिवर्स रिवर्स क्रोनोलॉजी रिवर्स क्रोनोलॉजी पर आधारित होती है। रिवर्स क्रोनोलॉजी होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नया कंटेंट, जो नया कंटेंट है, नया कंटेंट कहाँ दिखता है, टॉप पर दिखता है। जैसे कि जो कल अपलोड किया गया था वो नीचे मिलेगा, और आज जो अपलोड किया गया वो कहाँ, टॉप पे मिलेगा या पहले मिलेगा। जबकि वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है, उसमें नया कंटेंट हमेशा बाद में दिखता है, और पुराना कंटेंट यानी कि जो पहले अपलोड किया गया वो पहले दिखेगा, बाद में जो अपलोड किया गया वो बाद में दिखेगा। लेकिन ब्लॉग में क्या होता है, जो पहले अपलोड किया गया वो बाद में दिखेगा, जो बाद में अपलोड किया गया वो पहले दिखता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यह एक रिवर्सिंग जर्नल है। अगला आता है, विच प्लेटफॉर्म इज वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग ब्लॉग। ब्लॉग बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वेबसाइट का एक बड़े तौर पर प्रयोग किया जाता है,
तो वो क्या हो जाता है, वर्डप्रेस क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली किसके लिए विकसित किया गया था, ब्लॉगिंग के लिए ही विकसित किया गया था। जैसे कि आज के समय में लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो एक क्या है, ब्लॉगिंग आधारित प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर भी उसे ब्लॉगिंग बोल दिया जाता है। लेकिन इन सबसे पहले जो था वो क्या है, वर्डप्रेस का प्रयोग किया जा रहा था। अगला आता है व्हाट इज ई कॉमर्स स्टैंड फॉर। ई कॉमर्स का फुल नेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जैसा कि हमें क्या मिल जाएगा, डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बी ऑप्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहीं पर भी अगर ई लगा हुआ है तो उस ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका मतलब वो क्या है, ऑनलाइन, यानी कि डिजिटल तरीके से जो काम हो रहा है। स्पीड कुछ ज्यादा तो नहीं लग रही है, वैसे भी सारे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट है नहीं, आसानी क्वेश्चन लग रहे हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट जुड़ने का तरीका नहीं है, वाईफाई, यूएसबी, यूएसबी टैथरिंग या ब्लूटूथ पेयरिंग। तो कौन सा नहीं है, ब्लूटूथ पेयरिंग जो है इंटरनेट से जुड़ने का तरीका नहीं है। हमें ये तीनों तरीके मिल जाते हैं, और इसके अलावा और अन्य दो तरीके होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो एक होता है लैन केबल, आप लैन केबल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्ट करा सकते हैं। और दूसरा कौन सा मिल जाता है, तो दूसरा हमें मिल जाता है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड। तो इस तरीके से इंटरनेट कनेक्ट करने के जो हमें टोटल मोड मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 5 मोड मिल जाते हैं, या 5 तरीके होते हैं। 500 तरीकों में से किसी का भी प्रयोग करते हुए, जैसे कि हॉटस्पॉट, वाईफाई, यूएसबी टैथरिंग, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, इन किसी का भी प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं या नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। अगला आता है व्हाट इज द यूएसबी टैथरिंग। यूएसबी टैथरिंग है क्या, a sharing in internet connection by a USB cable, sharing file between device, connecting two computer wireless या synchronization data। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन बाय यूएसबी, यानी कि यूएसबी कनेक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जब इंटरनेट को शेयर करते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूएसबी टैथरिंग कहलाती है। अगला, व्हाट इंफॉर्मेशन डज एन आईपी एड्रेस प्रोवाइड। आईपी पता क्या जानकारी प्रदान करता है, यानी कि जो आईपी एड्रेस होता है वो कौन सी जानकारी देता है, द फिजिकल लोकेशन ऑफ डिवाइस, डिवाइस का फिजिकल लोकेशन देता है, या द आइडेंटिटी ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क की आइडेंटिटी देता है, या नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस, या ये नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस देता है, या जैसे कि द स्पीड ऑफ द नेटवर्क, स्पीड बताता है नेटवर्क की, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देता है, द नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। तो जो हमें आईपी एड्रेस देता है वो क्या देता है, बताता है कि कौन सा नेटवर्क है और उसका होस्ट कौन सा है। क्योंकि जैसे कि कोई भी एक आईपी एड्रेस होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.10.20, तो यहाँ पे क्या होते हैं, फर्स्ट टू पार्ट होते हैं जो जिन्हें क्या कहा जाता है, नेटवर्क पार्ट कहा जाता है। तो ये होता है नेटवर्क पार्ट, और अंतिम जो 2 ऑक्टेंट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं होस्ट पार्ट। तो ये जो नेटवर्क पार्ट होता है ये क्या करता है, नेटवर्क के बारे में जानकारी देता है, मतलब नेटवर्क की पहचान कराता है, और इस नेटवर्क से जुड़े हुए होस्ट की पहचान कौन कराता है, होस्ट पार्ट कराता है। तो इस तरीके से एक नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सभी का नेटवर्क पार्ट क्या होगा, सेम या डिफरेंट। तो एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का नेटवर्क पार्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो सेम होगा, नेटवर्क पार्ट सेम होगा, लेकिन होस्ट पार्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे वहां पर दो चीजें, उनका क्लास और उनका रोल नंबर। तो एक ही क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनका क्लास सेम होगा सभी का, डिफरेंट होगा, तो क्लास सेम है, रोल नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर नेटवर्क सेम हो जाएगा, नेटवर्क पार्ट सेम हो जाएगा, होस्ट पार्ट सभी का क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा या डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अलग अलग नेटवर्कों के दो कंप्यूटरों का जो होस्ट पार्ट हो सकता है वो कई बार सेम हो सकता है। जैसे कि क्या है, दो अलग अलग क्लास हैं तो वहां पे जब अलग अलग क्लास हो जाते हैं तो ऐसे में रोल नंबर क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। क्योंकि क्लास पहला मान लेते हैं एक 10th क्लास है, उसमें भी 1 से ही रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो एक स्टूडेंट 10th में भी है जिसका रोल नंबर 1 है, 11th में भी है जिसका रोल नंबर क्या है, 1 है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि 10th में ही रोल नंबर 1 के दो स्टूडेंट हो, तो नहीं होगा। तो नेटवर्क, सेम नेटवर्क होने पर होस्ट पार्ट अलग होगा, डिफरेंट यूनिक होगा, और अलग अलग नेटवर्क होने पर क्या होगा, होस्ट पार्ट सेम हो सकता है। अगला आता है विच ब्राउजर सपोर्ट एक्सटेंशन टू ऐड फंक्शनलिटी। कौन सा ब्राउजर कार्यक्षमता जोड़ने के लिए एक्सटेंशन का समर्थन करता है। तो कार्यक्षमता जोड़ने के लिए एक्सटेंशन का समर्थन करने वाला जो वेब ब्राउजर है
वो कौन सा इनमें से है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है। तो जैसा कि ये सभी क्या है, ब्राउजिंग को सपोर्ट करते हैं। इन सभी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? आप इंटरनेट ब्राउज करने के लिए तो करते हैं, और इंटरनेट ब्राउज करने का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर जानकारी सर्च करना या इंटरनेट पर दी गई जानकारी को सर्च करना। अगला आता है विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यूज टेलीफोन लाइन। किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यूज टेलीफोन लाइन, यानी कि टेलीफोन लाइन में किस इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है? डीएसएल या फाइबर ऑप्टिक या सैटेलाइट या केबल? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो टेलीफोन लाइन होता है जिसमें यूज किया जाता है डीएसएल, और डीएसएल का फुल नेम क्या होता है? तो वो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन किसका? डीएसएल का फुल नेम होता है, और जिसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? टेलीफोन लाइनों में इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। अगला आता है व्हाट पोर्ट द टेलनेट यूज। टेलनेट जो होता है वो किस पोर्ट पे काम करता है, या टेलनेट का पोर्ट संख्या क्या होता है? वो कितना होता है? 23 जो है टेलनेट का पोर्ट संख्या होता है। टेलनेट क्या है का फुल नेम क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन। तो जैसा कि इसका फुल नेम हमें क्या मिल जाता है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मिल जाता है। नेटवर्क। और टेलनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये क्या काम करता है? तो एक कंप्यूटर से किसी एक कंप्यूटर से हम क्या करते हैं? किसी दूरस्थ दूरस्थ या दूर स्थित कंप्यूटर को कनेक्ट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। और इसके कनेक्ट करने की प्रक्रिया, जो कनेक्ट करने की प्रक्रिया है, इस कनेक्ट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिमोट लॉगिन प्रोसेस कहते हैं। रिमोट लॉगिन प्रोसेस कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि टेलनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से किसी दूरस्थ को कंप्यूटर को कनेक्ट कराने का प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वो रिमोट लॉगिन प्रक्रिया या रिमोट लॉगिन प्रोसेस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आता है Which of the following transmission direction is not a lactim channel? निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांसमिशन दिशा एक वैध चैनल नहीं है? तो ट्रांसमिशन दिशा जैसे कि सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या डबल डुप्लेक्स, तो कौन सी वैलिड नहीं है? डबल डुप्लेक्स जो है वो वैलिड नहीं है। जैसे कि अगर हम संचार के तरीके देखते हैं तो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक हमें मिल जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिम्प्लेक्स कहते हैं, कई बार इसे डुप्लेक्स भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है? हाफ डुप्लेक्स होता है, सिम्प्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स तथा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, ये 3 प्रकार से संचार होता है। सिम्प्लेक्स में क्या होता है? एक केवल एक तरफ से ही संचार होता है, मतलब केवल डेटा भेजा जा सकता है, रिसीव नहीं हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? सिम्प्लेक्स। जैसे कि यहाँ से अगर एग्जाम्पल के अनुसार क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर पर प्रयोग की जाने वाली जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो किस मोड पे काम करती हैं? सिम्प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स? तो किस पे हो जाएंगी? सिम्प्लेक्स मोड पे काम करती हैं। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड से सिग्नल कहाँ पहुंचता है? कंप्यूटर को पहुंचता है। क्या कंप्यूटर से कोई डेटा कीबोर्ड पर आएगा? तो नहीं आता है। तो जहां पर डेटा क्या होता है, एक ही तरफ को ट्रांसमिट होता है, दूसरी तरफ से वापस नहीं आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? सिम्प्लेक्स हो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों तरफ से डेटा प्रसारित होता है, दोनों तरफ से ट्रांसमिशन होता है, परंतु एक साथ में नहीं। परंतु क्या होगा? एक साथ नहीं। एक साथ नहीं होने का मतलब जिस समय डेटा इधर से भेजा जा रहा है, यानी कि मान लेते हैं इधर ए है, इधर बी है, जब ए डेटा भेज रहा है बी को, तो ऐसे में बी क्या करेगा? यहाँ पर वेट करेगा, और जब बी के पास ये डेटा ए का पहुंच जाएगा, जिसके बाद बी भेज पाएगा, तब ये ए को मिलेगा। तो डेटा दोनों एक दूसरे से लेन देन कर पा रहे हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही साथ, एक ही तरफ से। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्या होता है, वॉकी टॉकी जो है वो क्या होता है, उसमें एक समय में कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन एक साथ में केवल एक ही तरफ से। जबकि फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है और एक साथ, दोनों तरफ से होगा तथा एक साथ होगा। तो जो आप प्रयोग करते हैं मोबाइल फोन कॉलिंग या जो भी, वो कैसा है?
फुल डुप्लेक्स है, जिस वजह से आप जब बात कर रहे हैं तो इधर से भी बोल रहे हैं, उधर भी आवाज जा रही है, और उधर से भी अगर बोला जा रहा है तो वो भी साथ ही में आवाज आ रही है। तो फुल डुप्लेक्स वो संचार हो जाता है जहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा कि दोनों तरफ से संचार हो रहा है एक ही साथ में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लाइनें बन रही, मतलब एक तरफ ये पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, जब ये चलेगा तो वो वेटिंग में रहेगा। अगला आता है द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट इन IPv4 डेटाग्राम। IPv4 डेटाग्राम में जो मैक्सिमम बाइट्स की लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो बाइट्स की लंबाई अधिकतम यहाँ पे पाई जाती है 65,535 पॉजिटिव में। तो इस तरीके से 0 से 65,535। अब जैसे कि यहाँ पे जो IPv4 है तो ये क्या है, IP के वर्जन है। अगर हम IP की बात करते हैं तो IP एड्रेस के कितने वर्जन है, दो वर्जन मिल जाते हैं। कौन कौन से, हमें एक मिल जाता है IPv4 और दूसरा कौन सा मिल जाता है, तो IPv6 मिल जाता है। IPv4 एड्रेस जो होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट वैल्यू होती है, तथा इसकी अगर रेंज पूछी जा रही है, IPv4 की रेंज कितनी होती है, 0 से 255 होती है। तथा IPv4 या IP की कितनी क्लासेस होती हैं, अगर इसकी क्लास पूछी जाती है तो कितनी क्लास होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं। कहाँ से, A से लेकर के E तक 5 क्लासेस होती हैं। तथा इसमें अगर ऑक्टेंट पूछे जाते हैं, कितने ऑक्टेंट होते हैं, तो कितने ऑक्टेंट यहाँ पे पाए जाते हैं, 4 ऑक्टेंट पाए जाते हैं। वही अगर हम IPv6 की बात करते हैं तो IPv6 में हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, कि एक जो IPv6 होता है इसका साइज कितना होता है, 128 बिट साइज मिलता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर ऑक्टेंट की वैल्यू कितनी, ऑक्टेंट कितने पाए जाते हैं, तो ऑक्टेंट कितने होंगे यहाँ पर, 8 ऑक्टेंट पाए जाते हैं। और अगर पूछ लिया जाता है IP का लेटेस्ट वर्जन कौन सा हो जाएगा, तो 6 लेटेस्ट हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा ए क्लास का एड्रेस है, तो जैसे कि हमें अगर हम क्लासेस की बात करते हैं तो IPv4 में हमें क्या बताया गया कि 5 क्लासेस होती हैं, कौन सी, ए से लेकर के ई तक। ए क्लास की रेंज क्या रहती है, 0 से 127 होती है। वहीं बी क्लास की अगर हम देखते हैं तो क्या होती है, 128 से लेकर के 191 तक रहती है। सी क्लास की 192 से लेकर के 223 होती है, और डी क्लास की 224 से लेकर के कहाँ तक होता है, 239 तक होता है। और फिर ई क्लास जो होता है 240 से लेकर के 255 तक होता है। पूछा क्या गया है, ए क्लास का एड्रेस। अब जब ए क्लास यानी कि क्लास को आइडेंटिफाई करना होता है, तो क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, केवल और केवल पहला, ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट को ही हम क्या करते हैं, इस रेंज से मैच कराते हैं। यानी कि क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अगले 3 ऑक्टेंट नहीं देखेंगे, हम केवल पहला ऑक्टेंट देखेंगे। तो 0 से 127 के बीच में कौन सा आ रहा है, कौन सा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ए क्लास का एड्रेस है, 122, 123, 122, 131, 129 या 147, तो कौन सा हो जाएगा, 122, यानी कि ए ऑप्शन, क्योंकि ये 122 जो है वो ए क्लास की रेंज में आ रहा है। ये किस क्लास में चला जाएगा, तो ये तीनों चले जाएंगे बी क्लास की रेंज में। लेकिन यही अगर क्लासेस से और भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि जो यहाँ पर डी क्लास होती है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये किसमें यूज होती है, मल्टीकास्टिंग। अगर पूछ लिया जाता है मल्टीकास्टिंग में प्रयोग की जाने वाली कौन सी IP क्लास है, तो वो किस क्लास का नेटवर्क हो जाएगा, तो वो डी क्लास का हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट यूज के लिए या प्रायोगिक उद्देश्य के लिए किस क्लास का नेटवर्क होता है, तो वो ई क्लास का यूज जो है होता है। जिसे यहाँ पर दूसरा वर्ड दिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए कौन सा नेटवर्क है, तो फ्यूचर यूज के लिए भी नेटवर्क वो कौन सा हो जाएगा, ई क्लास का हो जाएगा। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हो जाता है, तो ए क्लास का नेटवर्क जो होता है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन, IP के कितने संस्करण या कितने वर्जन अवेलेबल है, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि IP के 2 वर्जन अवेलेबल हैं, कौन से हैं, IPv4 और IPv6। अगला, स्टार्टअप इंडिया ऐप डिजाइन फॉर, स्टार्टअप इंडिया ऐप जो बना हुआ है वो किसके लिए बनाया गया है, फॉर ट्रेनिंग पर्पस के से, या फॉर इंटरप्रेन्योर, या फॉर एजुकेटर, या फॉर एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के लिए, एजुकेटर के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यानी कि उद्यमी के लिए, या ट्रेनिंग के लिए। तो इसे किसके लिए बनाया गया है, फॉर एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी को के लिए इसे बनाया गया है, ये विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन फॉलो बाय फेसबुक थ्रू विच वी कैन अपलोड और वीडियो पिक्चर, फेसबुक के स्वामित्व वाला एप्लीकेशन जिसके माध्यम से हम वीडियो और चित्र अपलोड कर सकते हैं, तो कौन है, गूगल मीट है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, या इनमें से कोई नहीं, तो
जैसा कि किसके स्वामित्व में बताया जा रहा है, फेसबुक। फेसबुक के स्वामित्व में कौन चल रहा है, तो इंस्टाग्राम चल रहा है। जहां से क्या होता है कि जैसे कि देखते हैं इंस्टाग्राम को भी तो वहां पर क्या मिलता है, फेसबुक या मेटा का ही मिल जाता है। और इसके साथ साथ में आपको अकाउंट का भी लिंक करने का ऑप्शन मिलता है कि अगर आप फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी वो अपलोड हो जाएगी जाकर के, अगर आपने जो है अकाउंट को लिंक करा रखा है। गूगल मीट जो है वो किसके ऑन में है, तो गूगल के गवर्निंग में है। लिंक्डइन भी किसकी गवर्निंग में है, तो वो भी गूगल की ही गवर्निंग में है, क्योंकि 2018 में लिंक्डइन को गूगल ने क्या कर लिया था, अधिग्रहित कर लिया था। अगला, द मैक्स साइज ऑफ इंडिविजुअल फाइल ऑफ अपलोड टू इन डिजिलॉकर, यानी कि जो डिजिलॉकर होता है उस डिजिलॉकर में आप अधिकतम कितने आकार की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, तो कितने आकार की, वो 10 MB की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, इससे अधिक की अपलोड नहीं कर सकते हैं। वही डिजिलॉकर अगर हम देखते हैं तो डिजिलॉकर किसके लिए होता है, तो ये डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए होता है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट को कैरी करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। तो डिजिलॉकर की शुरुआत कब हुई थी, कब लॉन्च किया गया था, 2000, डिजिलॉकर की शुरुआत कब हुई थी, 2015, 2017, 2012, हाँ, 1 जुलाई 2015। और डिजिलॉकर में हमें कितना क्लाउड मिल जाता है, क्लाउड स्पेस कितना मिलता है, तो 1 GB हमें क्लाउड स्पेस मिलता है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। अगला आता है व्हाट इज ईमेल क्लाइंट इन उबंटू। हाँ, आप क्या बता रहे थे, 10 MB। चलो अभी ये चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अगला व्हाट इज, हो सकता है वो वाले जो पहले टेस्ट कराया था उसमें क्वेश्चन होगा, तो हो सकता है वहां पे ऑप्शन गलत हो गया हो। हाँ, अगला व्हाट इज ईमेल क्लाइंट इन उबंटू। ईमेल में क्लाइंट क्या है, थंडरबर्ड है। उबंटू में ईमेल क्लाइंट क्या है, तो जैसे कि उबंटू की अगर हम बात करते हैं तो उबंटू क्या है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कब लॉन्च किया गया था, तो 2010 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो एक कंपनी है क्रोनॉन्सियल, क्रोनॉन्सियल लिमिटेड, प्रोनॉन्सियल लिमिटेड कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। और ये किस पर आधारित है, मतलब किसकी विशेषताओं पर आधारित है, तो ये लाइनेक्स की विशेषताओं पर आधारित है, लाइनेक्स की विशेषताओं पर आधारित है, लाइनेक्स की विशेषताओं पर आधारित है। तथा इसके साथ साथ में जो उबंटू है, यह एक 2010 में क्रोनॉन्सियल लिमिटेड के द्वारा ओपन सोर्स तथा लाइनेक्स की विशेषताओं पर आधारित है। अगर इंटरफेस की बात की जाती है तो कैसे इंटरफेस देता है, तो यह भी हमें GUI इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तथा यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी डिवाइस, जैसे कि ये सभी लैपटॉप पर भी चलता है, सभी डेस्कटॉप पर भी इसे रन किया जा सकता है। डेस्कटॉप के साथ साथ में आप इसे किसी भी टैबलेट या स्मार्टफोन पर भी रन करा सकते हैं, और इसके साथ साथ में सर्वर पर भी रन करा सकते हैं। तो इन सभी डिवाइसों, यानी कि जो एप्पल डिवाइसेज हैं, एप्पल आधारित डिवाइसेज हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल फोन या टैबलेट, यहाँ तक कि सर्वर के लिए भी क्या है, उबंटू जो है वो अवेलेबल है, और फ्रीवेयर है, पूरी तरीके से फ्री में अवेलेबल है। तथा उबंटू का अगर हम इंटरफेस देखते हैं तो उबंटू के इंटरफेस में क्या पाया जाता है, जैसे कि विंडो के इंटरफेस से ही रिलेटेड होता है, लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं कि विंडो में अगर हम देखते हैं तो बॉटम में टास्क बार पाया जाता है, लेकिन उबंटू में बॉटम में नहीं पाया जाता है। उबंटू में जो टास्क बार पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, टॉप पे पाया जाता है। दूसरा, विंडो में अगर हम देखते हैं स्टार्ट बटन होती है वो कहाँ होती है, बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होती है। लेकिन जो उबंटू होता है, उस उबंटू में जो स्टार्ट बटन पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ये यहाँ पे बटन पाई जाती है। और इस स्टार्ट बटन को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है डैश आइकॉन। तो अगर पूछा गया उबंटू में डैश आइकॉन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। तथा इधर ये जो एक एरिया दिया गया है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लॉन्चर बार, लॉन्चर बार।
तो अगर पूछ लिया गया कि उबंटू की विंडो में लॉन्चर बार किस स्थान पर पाया जाता है, तो विंडो के लेफ्ट साइड में ये जो पेन टाइप का दिया गया है या पैनल दिया गया है, इसे क्या कहते हैं? लॉन्चर बार कहते हैं। और लॉन्चर बार के टॉप पर हमें क्या मिल रहा है? तो लॉन्चर बार में सबसे टॉप पर हमें जो मिलता है वो डैश आइकॉन मिलता है, और डैश आइकॉन क्या है? जिसे हम स्टार्ट बटन भी कहते हैं। जिस तरीके से विंडो में स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से क्या ओपन होती है? स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है, वैसे ही उबंटू में डैश आइकॉन पे क्लिक करने से क्या ओपन होता है? डैश मेन्यू ओपन होता है। तो यानी कि यहाँ पर चीजें क्या है? बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट मिल रही हैं। विंडो में ये सारी चीजें क्या है? यानी कि ये जो टास्क बार पाया जा रहा है बॉटम में पाया जा रहा है, और यहाँ पे कहाँ मिलेगा? टॉप में मिलेगा। विंडो में अगर हम देखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ शो होता है? बॉटम राइट कॉर्नर में यहाँ पे शो होता है। लेकिन यहाँ पे जो उबंटू में डेट एंड टाइम कहाँ? तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शो होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल के लिए, जैसे कि विंडो में अगर हम देखते हैं तो ईमेल के लिए कोई स्पेशली एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर हम देखते हैं एंड्रॉइड में ईमेल का एक आपको क्लाइंट या एप्लीकेशन मिल जाता है। किस नाम से मिलता है? जीमेल ऐप के नाम से होता है। वैसे ही उबंटू में किस नाम से मिलता है? तो उबंटू में हमें यहाँ पे जो ईमेल क्लाइंट मिलता है वो थंडरबर्ड के नाम से होता है। तो जब भी पूछा जाता है कि उबंटू में ईमेल क्लाइंट किस नाम से होता है, तो ईमेल क्लाइंट जो होता है वो थंडरबर्ड के नाम से होता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला तय है, विच ऑफ दीज कैन यू डू लाइव स्ट्रीमिंग? आप लाइव स्ट्रीमिंग अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कहाँ से कर सकते हैं? यूट्यूब से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, ट्विटर से कर सकते हैं। तो जैसा कि इन सभी से हम क्या कर सकते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में इन सभी जगह पर क्या दिया जा रहा है? लाइव स्ट्रीमिंग दिया जा रहा है। अगला अगर हम देखते हैं, हु इन्वेंटेड द टेलीग्राम एप्लीकेशन? टेलीग्राम एप्लीकेशन को किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो कौन से थे? निकोलाई एंड पावल ड्यूरो। तो वो कौन से थे? निकोलाई एंड पावल ड्यूरो। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाती है? पावल ड्यूरो को। अगला, मार्क जुकरबर्ग जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो ये किसके? फेसबुक के फाउंडर हैं। तो ये किसके फाउंडर हैं? तो ये फेसबुक के फाउंडर हो जाते हैं। फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम एज 13 ईयर होनी चाहिए। अगला, व्हाट इज यूआरआई इन डिजीलॉकर? डिजीलॉकर की टर्म में या डिजीलॉकर सर्विस में एक यूआरआई नाम आता है या यूआरआई टर्म आती है। इस यूआरआई का फुल नेम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिटी, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिटी या यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो क्या होता है? बी ऑप्शन या ए ऑप्शन? तो कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इसका सही होता है। आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिफायर होता है यूआरआई। अगला, यूआईडीएआई बिलोंग टू द विच डिपार्टमेंट? यानी कि यूआईडीएआई विभाग किस विभाग के अंतर्गत? जैसे कि भारत में क्या है, जिस तरीके से आईआरसीटीसी एक संस्था है, आईआरसीटीसी अगर पूछा जाता है किस विभाग के अंतर्गत काम करता है, तो किस विभाग के अंतर्गत रन हो रहा है? तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो टीसीएस किस मंत्रालय में? तो जैसे कि ये विदेश मंत्रालय, क्योंकि ये क्या काम करता है? वीजा प्रभाग का, यानी कि वीजा से संबंधित की सर्विस देता है या पासपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कराता है। वो पासपोर्ट की सर्विस, वीजा नहीं, पासपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ठीक उसी तरीके से जो यूआईडीएआई होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या होम मिनिस्ट्री या नीति आयोग या फॉरेन मिनिस्ट्री? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये किसमें आ जाएगा? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति आयोग। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला, माई गवर्नमेंट ऐप एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन। माई गवर्नमेंट ऐप नागरिक के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। कैसा? किस प्रकार के लिए? गवर्नेंस सर्विसों के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। अगला अगर हम देखते हैं, ईमेल आर अरेंज इन द इनबॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू। ईमेल को के संबंध में इनबॉक्स के अंदर व्यवस्थित किया जाता है क्लाइंट सर्वर या सब्जेक्ट के अनुसार या डेट एंड टाइम के अनुसार या नेम के अनुसार? तो किसके अनुसार? डेट एंड टाइम के अनुसार। और किस ऑर्डर में सॉर्ट किया जाता है? तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाता है, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में।
अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं आता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्कैनर। स्कैनर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट या डिस्प्लाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट? तो डिस्प्लाइसिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट हमारे हैं उनको डिस्प्लाइजेशन कराना, और डिस्प्लाइजेशन कराने का मतलब उसे कंप्यूटर में सेव करना या उसकी कॉपी कंप्यूटर को भेजना। लेकिन एक जो स्कैनर है, ये स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि हमें 3 टाइप के स्कैनर मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? तो जैसे कि हमें एक मिल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट पैड स्कैनर। दूसरा कौन सा मिल जाता है जिसे हम कहते हैं ड्रम स्कैनर। और तीसरा कौन सा मिल जाता है जिसे हम कहते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। तो स्कैनर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार का स्कैनर है। इनमें से सबसे हाई क्वालिटी इमेज कौन बनाता है? तो ये फ्लैट पैड जो सबसे अच्छा स्कैनर माना जाता है। सबसे छोटा कौन होता है? तो हैंड हेल्ड होता है। यहीं से दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वह कौन सी डिवाइस होती है जो किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने का काम करती है। अभी वो स्कैनर हो जाएगा। कैसी डिवाइस है? इनपुट या आउटपुट? तो इनपुट डिवाइस है। अगला आता है विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस। गेमिंग के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक हो जाएगा, जो गेमिंग के लिए प्रयोग की जाती है। मॉनिटर अगर हम देखते हैं तो मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो यह एक आउटपुट डिवाइस हो जाती है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉनिटर कितने प्रकार के मिलते हैं? एक हमें सीआरटी मिलता है। दूसरा मॉनिटर कौन सा मिलता है? एलसीडी मिलता है। एक हमें कौन सा मिलता है? एलईडी मिलता है। चौथा कई बार यहाँ पे ले लिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? टच स्क्रीन मॉनिटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो ये टच स्क्रीन टच के द्वारा ऑपरेट हो रहा है, लेकिन वो एलसीडी या एलईडी इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। सबसे पहले कौन से मॉनिटर अस्तित्व में आए थे? तो सीआरटी मॉनिटर पहले अस्तित्व में आए। सीआरटी का फुल नेम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक। तो गेमिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस वो कौन सी हो जाएगी? जॉयस्टिक हो जाएगी। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिससे एक कौन सा होता है जिसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा कौन सा होता है जिसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? एक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं थर्मल प्रिंटर होता है, और दूसरा कौन सा पाया जाता है जिसे हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं, और कौन सा पाया जाता है? तो एक यहाँ पर लेजर प्रिंटर पाया जाता है, लेजर प्रिंटर। और कौन सा पाया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जिसे कहा जाता है, ये पाया जाता है। सबसे हाई क्वालिटी या सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेजर प्रिंटर होता है। अगर लेजर प्रिंटर की स्पीड पूछी जाती है, लेजर प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है? तो लेजर की स्पीड कितनी मिलती है? 10 से 300 पेज पर मिनट। अगर इसको यानी कि स्मॉल एंड लार्ज में डिवाइड कर दिया जाएगा तो एक छोटा लेजर प्रिंटर या लो लेजर प्रिंटर क्या करेगा? 10 से 100 पेज पर मिनट प्रिंट करेगा। लेकिन एक हाई लेजर प्रिंटर यानी कि बड़ा लेजर प्रिंटर क्या करेगा? 30 से 300 तक पेज प्रिंट कर सकता है, यानी कि मिनिमम 30 और अधिकतम 300 पेज। तो इस तरीके से डायरेक्टली कितना हो जाएगा स्पीड कि कम से कम 10 पेज और अधिकतम 300 पेज तक की ये स्पीड का हमें लेजर प्रिंटर मिल जाता है। तथा लेजर प्रिंटर का अगर प्रिंटिंग रिजोल्यूशन पूछ लिया जाता है तो प्रिंटिंग रिजोल्यूशन कितना होता है? किस रिजोल्यूशन पे प्रिंटिंग का काम करता है? तो 72 डीपीआई पे काम करता है। तो ये रिजोल्यूशन विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बहुत अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर का प्रिंटिंग रिजोल्यूशन क्या होता है? तो 72 डीपीआई होता है। और इस डीपीआई का फुल नेम क्या होता है? डॉट पर इंच। वही अगर हम देखते हैं थर्मल, तो थर्मल प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बैटरी से चलने वाले डिवाइसों में, यानी कि बैटरी चलित जो भी डिवाइसेस होती हैं उनमें जिस तकनीक का प्रयोग किया या जिस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है वो प्रिंटर किस तकनीक पर आधारित होते हैं? थर्मल प्रिंटिंग तकनीक पर आधारित होते हैं। अगला, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनपुटिंग, स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग विजुअल आउटपुट। तो क्या होता है? डिस्प्लेइंग विजुअल आउटपुट, आउटपुट को दिखाने का काम होता है। क्योंकि ये मॉनिटर जो होता है हमें आउटपुट किस फॉर्म में देता है? तो ये हमें देता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराता है। जबकि प्रिंटर कैसी कॉपी देता है? तो वो हार्ड कॉपी देता है। अगला क्वेश्चन आता है विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट। ऑडियोबल आउटपुट बनाने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? तो ऑडियोबल आउटपुट कौन देता है? प्रिंटर हमें क्या देगा? तो प्रिंटर तो हमें देगा हार्ड कॉपी, ना कि ऑडियोबल। मॉनिटर हमें क्या देगा? सॉफ्ट कॉपी। तो ये हमें सॉफ्ट कॉपी देगा, ना कि ऑडियोबल। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या मिलता है? स्कैन स्पीकर।
तो स्पीकर क्या होता है, हमें ऑडियोबल फॉर्म में आउटपुट देता है। स्कैनर क्या होता है, तो स्कैनर तो एक इनपुट डिवाइस है, वो आउटपुट डिवाइस है ही नहीं। क्या पूछा गया, आउटपुट डिवाइस पूछा गया। अगला क्वेश्चन आता है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, यानी कि एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि इसको किसको ले सकते हैं, आपको मिल जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कौन है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर। स्प्रेडशीट कौन सा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। और इसके साथ साथ में अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज देखते हैं तो वर्ड और एक्सेल और प्रेजेंटेशन में कौन आ जाएगा, पावर पॉइंट। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में कौन आता है, लिब्रे ऑफिस बेस के नाम से होता है। ठीक उसी तरीके से डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट में आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सही हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उपयोग क्या रहता है, या प्राथमिक उपयोग क्या है, क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये तो हम वर्ड प्रोसेसिंग पे करते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड या राइटर का प्रयोग करते हैं। मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, तो एमएस एक्सेस या लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इनका प्रयोग किस लिए करते हैं, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, डेटा को मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना। फोटो एडिटिंग के लिए फोटो एडिटर का प्रयोग करते हैं। प्लेइंग गेम के लिए गेम एप्लीकेशन का यूज करते हैं। अगला आता है, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईमेल क्लाइंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उबंटू में जो ईमेल क्लाइंट किस नाम से हमें मिल जाता है, तो अभी पढ़ा कि ये थंडर बर्ड के नाम से हमें मिल जाता है। वेब ब्राउजर क्या है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए किया जाता है, ना कि ईमेल के लिए। मीडिया प्लेयर किसके लिए होता है, मीडिया को प्ले करने के लिए, जैसे कि वीडियो या ऑडियो। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, जैसे कि नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। तो यहाँ से सही आंसर क्या है, 58 का बी। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजिंग क्या है, तो ये तो वेब ब्राउजर, लेकिन कैसा एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। एंटीवायरस क्या होता है, तो ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम माना जाता है। ये क्या है, तो यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग हम अपने कंप्यूटर को सुरक्षा या कंप्यूटर को यूजर के अनुकूल बनाने के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि एंटीवायरस हो गया, और डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया, बैकअप यूटिलिटी हो गया, तो ये एप्लीकेशन यूटिलिटी होते हैं। वर्ड प्रोसेसर, जिसका प्रयोग हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू प्ले गेम, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, यानी कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्स हैं, तो कंप्यूटर में जो भी रिसोर्स हैं वो दो ही के अंतर्गत आते हैं, या तो वो सॉफ्टवेयर होंगे या फिर हार्डवेयर होंगे। तो उन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर किसे कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। अगला था, which chart type is best used to show the relationship between two variable in the LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में दो वेरिएबल के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की चार्ट का प्रयोग किया जाता है, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट। तो कौन सा होता है, तो यहाँ पे मिल जाता है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट जो होता है ये क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच संबंध को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सबसे अच्छा, यानी कि प्रयोग किया जाना नहीं बताया जा रहा है, सबसे अच्छा कौन रहेगा, तो सबसे अच्छा कौन, स्कैटर हो जाएगा। जैसे कि अगर पूछ लिया जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क, कोई भी एप्लीकेशन हो, लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या इम्प्रेस में कितने प्रकार के चार्ट पाए जाते हैं, 10 या 11, 9। तो ये 10 प्रकार के थे, लेकिन अब जो हम लिब्रे ऑफिस का देख रहे हैं, जो भी वर्जन यूज किए जा रहे हैं, उसमें कितने प्रकार के मिल जाते हैं, 11 प्रकार के मिल जाते हैं। पहले जो वर्जन आ रहे थे, यानी कि हम जिसे बोल सकते हैं ओल्ड संस्करण में 10 ही प्रकार के होते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट संस्करण आ रहे हैं उनमें कितने टाइप के मिल रहे हैं चार्ट, 11 प्रकार के चार्ट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में अगर आंसर क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन अगर 11 का है तो 11 लगाएंगे,
11 नहीं अवेलेबल है तो हम 10 का यूज करेंगे। अगला, व्हाट इज द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अ लोअर केस लेटर इन कैल्क। कैल्क के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? तो कौन सा हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। अपर में बदलने के लिए कौन सा हो जाएगा? अपर केस हो जाएगा। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? जिसे कहते हैं जो सेंटेंस केस होता है उसमें रखने के लिए प्रॉपर का यूज करते हैं। अगला आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टोरिंग सॉर्टिंग इन कैल्क। कैल्क में सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जैसे कि एक मिल जाती है हमें असेंडिंग और दूसरी कौन सी मिल जाती है? डिसेंडिंग मिल जाती है। अगला, कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डेटा सत्यापन विकल्प नहीं है? यानी कौन सा एक वैलिड डेटा नहीं है? तो कौन सा वैलिड डेटा नहीं है? जैसे कि टाइम हमें डेटा फॉर्मेट नहीं मिलता है। जैसे कि जब आप क्या करते हैं कैल्क का सेल फॉर्मेट चेंज करने के लिए जाते हैं तो वहां पे हमें ऑप्शन देखते हैं मिल जाता है, तो वहां पर वोल नंबर, डेसिमल, डेट, तो इस तरीके से हमें ये मिल जाते हैं। और अगर पूछा जाता है सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सा बटन होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स बटन के लिए हम दबाते हैं Ctrl+1। या सेल फॉर्मेट बदलने के लिए हम इस शॉर्ट की का यूज, अगर जैसे कि क्वेश्चन में ले दिया जाता है कि सेल का फॉर्मेट बदलने के लिए किस शॉर्ट की का यूज करते हैं, तो Ctrl+1 का यूज करते हैं। अगला, कैल्क में टिप्पणी विकल्प कहां पर होता है? यानी कि जो कमेंट होता है, कमेंट कहां पाया जाता है? एडिट, फॉर्मेट या इंसर्ट? तो किस में हमें मिलेगा? इंसर्ट मेन्यू में कमेंट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन कमेंट का ऑप्शन हमें मिल जाता है कहां पर? एडिट में भी मिल जाता है, बट ऐड कहां से करते हैं? ऐड करने के लिए कमेंट कहां मिलेगा? तो वो इंसर्ट में ही मिलेगा। अगर आपके पास कमेंट ऐड है ऑलरेडी और इंसर्शन पॉइंट कमेंट पर के आस यानी कमेंट पर है, तब हमें ये जो एडिट मेन्यू के अंदर कमेंट मिलता है वो कमांड हाईलाइट मिलेगा, क्योंकि वो एडिटिंग के लिए होता है, ना कि ऐड करने के लिए होता है। लेकिन वही अगर सॉर्ट की पूछ ली जाती है कि कैल्क में कमेंट ऐड करने के लिए सॉर्ट की क्या होती है, तो वो कौन सी सॉर्ट की होती है? तो वो होती है Shift+F2। Shift+F2 का प्रयोग करते हैं किसके लिए? कमेंट डालने के लिए। किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अगला, व्हाट इज द फंक्शन यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ नंबर इन लिब्रियोफिस कैल्क। कैल्क में किसी संख्या से कम या उसके बराबर सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? तो बड़ा या बराबर कौन निकाल के देता है? फ्लोर निकाल के देता है। छोटा या बराबर कौन निकाल के देता है? नहीं, बड़ा या बराबर कौन देगा? किसी संख्या से कम या बराबर पूछा जा रहा है। कम या बराबर निकालता है फ्लोर। जैसे कि आपने यहाँ पे दे रखा है फ्लोर, और फ्लोर में दे दिया है 20 और यहाँ पे दिया गया है 3, तो ये हमें आंसर क्या देगा? यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा? 3 के मल्टीप्लाई में अगर 20 आ रहा होगा तो 20 ही रिटर्न करा देगा, मतलब बराबर हो गया। 3 के मल्टीप्लाई में जब 20 नहीं आ रहा है तो 20 से अधिक वाला वैल्यू देगा या 20 से कम वाला? तो 20 से कम वाली वैल्यू रिटर्न कराएगा, यानी कि आंसर हमें क्या मिलेगा? 18। तो जब क्या पूछा जाता है कि स्मॉल, जब हमें छोटा या इक्वल कौन देता है? फ्लोर देता है। जो सीलिंग होता है वो बड़ा या बराबर रिटर्न कराता है। अगला, व्हाट इज द फंक्शन यूज टू फाइंड द करेंट डेट एंड टाइम इन कैल्क। कैल्क में करंट डेट एंड टाइम के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। टुडे क्या करता है? केवल और केवल हमें डेट देता है। अगर आपको केवल क्या चाहिए? करंट डेट के लिए तो लगाएंगे टुडे, लेकिन जब दिया गया हो करंट डेट एंड टाइम तो हम क्या लगाएंगे? नाउ। लेकिन करंट डेट के लिए, केवल डेट के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? अगर पूछा जाता है डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है, तो Ctrl+, सेमी कॉलन। और वही अगर टाइम के लिए पूछ लिया जाता है कौन सी सॉर्ट की होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी Ctrl+Shift+सेमी कॉलन, सेमी कॉलन या कॉलन। अगला, व्हाट इज द फंक्शन यूज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू डेट इन लिब्रियोफिस कैल्क। कैल्क में दो डेटों के बीच में या दो डेट के बीच का अंतर जानने के लिए, अंतर खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन
जब भी अंतर की बात आ जाए तो अंतर का मतलब वहां पे टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग के लिए या कंडीशन को टेस्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, लॉजिकल फंक्शन साथ में होगा ही होगा। तो लॉजिकल कौन है, इफ एक लॉजिकल फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डेट इफ क्या करेगा, चेक करेगा कि दो डेट के बीच में कितना अंतर है। अगला, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट कमेंट इन कैल्क। कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट मिल जाती है। तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है, कंट्रोल अल्ट सी है, कंट्रोल शिफ्ट के है, कंट्रोल अल्ट के है, या इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल अल्ट सी, हाँ ये भी मिल जाता है। इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, कैल्क में कमेंट डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आप शिफ्ट प्लस 2 से भी डाल सकते हैं, shift plus F2। अगला, to use the collet option at least how many copy of calc spreadsheet are required to be printed। कोलेट विकल्प का उपयोग करने के लिए कैल्क स्प्रेडशीट कितनी प्रतियां मुद्रित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि कोलेट अगर ऑप्शन यूज करते हैं तो कोलेट में कितनी कॉपीज होती हैं, कम से कम 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पर 2 होती हैं। कोलेट का मतलब यानी कोलेट का ऑप्शन आपको तभी मिल पाएगा जब कम से कम आपके पास क्या होंगी, 2 कॉपीज होंगी। कॉलेट का मतलब ये होता है जैसे कि 2 पेज हैं आपकी फाइल के अंदर, और ये बताया गया कि दोनों पेज की आपको 4-4 कॉपी निकालनी है। तो 4-4 कॉपी निकालने का मतलब यानी कि 4-4 इसकी कॉपी निकालनी है। तो आप एक पेज की पहले 4 कॉपी, फिर दूसरे पेज की 4 कॉपी इस तरीके से निकालेंगे, या पहले 1 और 2 1 कॉपी, फिर 1 और 2, फिर 1 और 2, इस प्रोसेस से करना है। तो अगर हम कॉलेट लगाते हैं तो कॉलेट लगाने पर क्या करेगा, 1 और 2 बाहर कर देगा, फिर 1 और 2 प्रिंट करेगा, फिर 1 और 2 प्रिंट करेगा। कॉलेट को अगर हटा देंगे तो क्या करेगा कि पहले पेज की पहले 4 कॉपी निकालेगा और फिर दूसरे पेज की 4 कॉपी निकालेगा। तो कॉलेट तभी काम करेगा जब कम से कम कितनी कॉपीज होंगी आपके पास, कितने पेज होंगे का, तो वो 2 होंगे। अगला आता है, हॉटमेल इज रिलेटेड विथ। हॉटमेल किससे संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट से, या जीमेल से, या एप्पल से, या नन ऑफ दीज। तो हॉटमेल किसका सर्वर है, वो नहीं, जीमेल का नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर। तो हॉटमेल जो है वो किसका सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट है। और ये हॉटमेल किसके लिए है, तो यह एक ईमेल सॉफ्टवेयर, ईमेल सर्वर है। ईमेल सर्वर है जहां पर हम क्या करते हैं, फ्री ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। जीमेल जो है वो गूगल का सर्वर है। अगला, जीमेल ट्रैश बॉक्स इज ऑटो डिलीटेड ईमेल इन डेज। यानी कि जीमेल में जो ट्रैश बॉक्स होता है, जिसे हम एक तरीके से रिसाइकल बिन बोल सकते हैं, वो कितने दिनों में ऑटोमेटिक मैसेज को हटा देता है। तो कितने दिनों में, 30 दिनों में ये ऑटोमेटिक हटा देता है, 30 दिनों तक स्टोर करके रखता है, फिर वो मैसेज वहां से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, तो जैसा कि 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। अगला, व्हाट इज द सिग्नेचर इन ईमेल। ईमेल में सिग्नेचर कहाँ पे होता है, बॉटम राइट, या बॉटम लेफ्ट में, या टॉप लेफ्ट में, या टॉप राइट में। तो कहाँ पे पाया जाता है, बॉटम लेफ्ट में पाया जाता है, क्योंकि जो मैसेज होता है उसमें इस साइड में पाया जाता है। तो ये कौन सा हो गया, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भेजे गए मेल को कौन संपादित कर सकता है। मतलब जो मैसेज आपने सेंड कर दिया है उसे एडिट कौन कर सकता है, रिसीवर या सेंडर, या दोनों, या कोई नहीं। तो भेजा गया मैसेज कोई नहीं एडिट कर सकता है। जो मैसेज डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद ना तो आप उसे बदल पाएंगे, और ना ही जिसने प्राप्त किया है वो उसमें एडिट कर पाएगा या एडिटिंग कर पाएगा। अगला, मिनिमम एज फॉर फेसबुक। तो जैसा कि 13 ईयर क्वेश्चन हो चुका है इससे पीछे, नहीं क्वेश्चन है क्या, 76। क्वेश्चन शो नहीं हो पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, मेल कैन बी सेंट विदाउट सब्जेक्ट। मेल को विषय के बिना भेजा जा सकता है केवल 2 बार, या नेवर कभी भी नहीं, या किसी भी समय मतलब एवरी टाइम, या नन ऑफ द अबव। विषय के बिना, आप विषय ना टाइप करें और उसे भेज दिया जाए तो भेजा जाएगा या नहीं।
भेजा जाएगा है तो कंपल्सरी। यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा ये कंपल्सरी है। वो किस उद्देश्य से कंपल्सरी है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मेल होगा उसमें सब्जेक्ट का पार्ट ही ना हो। जैसे कि अटैचमेंट नहीं लगाया, अटैचमेंट नहीं होगा। सिग्नेचर आपने ऑफ कर दिया, सिग्नेचर नहीं होगा। लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि ईमेल बिना विषय के भेजा जा सकता है। तो अगर आप सब्जेक्ट आप नहीं मेंशन करते हैं तो क्या होता है, सर्वर वहां पर बाय डिफॉल्ट ले लेता है टाइटल। जैसे कि क्या कर लेता है, नो सब्जेक्ट या अननोन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वन, कुछ इस तरीके से फिल कर देता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सब्जेक्ट के बिना मैसेज रिसीव हो जाए या मैसेज रहे। बट क्या है, हाँ ये कर सकते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट नहीं टाइप करेंगे तब भी मैसेज क्या हो सकता है, भेजा जा सकता है। ये ठीक वैसे ही है कि जब आप राइटर पे काम करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल का नाम दोगे तो फाइल का नाम रहेगा, जो आप दोगे वो नाम होगा। अगर फाइल का आप नाम नहीं देते हैं तो क्या वो विदाउट नेम फाइल सेव हो जाती है? तो विदाउट नेम तो नहीं सेव होती है। तो वहां पर डिफॉल्ट नेम वो आ जाता है, जो भी सर्वर अपने अकॉर्डिंग एक्सेस करता है। जैसे कि डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड वन होता है, अगर वन से पहले से पड़ा हुआ है तो वो अनटाइटल्ड टू कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, बिना विषय के भेजा जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया जाता है क्या एक ईमेल मैसेज बिना सब्जेक्ट के हो सकता है, सब्जेक्ट का हो सकता है, तो वो गलत हो जाएगा। बिना सब्जेक्ट का मैसेज नहीं होगा, लेकिन जितनी भी बार भेजोगे चला जाएगा। अगला, फेसबुक में कितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो कितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं? 7 प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगला आता है द उमंग ऐप इज डिजाइन बाई। उमंग ऐप को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? NEGDMEYT बॉस बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी यानी कि इन दोनों लोगों के सहयोग से क्या किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? तो एनपीसीआई के द्वारा जैसे कि यूपीआई लॉन्च किया गया, एईपीएस लॉन्च किया गया, जैसे कि यूपीआई हो गया, एईपीएस हो गया, और आप कभी भी कंप्यूटर कोचिंग में इंक्वायरी के लिए ठीक है, तब तक नहीं कर सकते। अगर आप इंक्वायरी के लिए हम्म, तो एनपीसीआई के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? यूपीआई, एईपीएस, ये सारी चीजें लॉन्च की गई थी एनपीसीआई के द्वारा।
अगला, द पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन वाज डेवलप बाई, पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? विप्रो या किसके द्वारा? टीसीएस के द्वारा विकसित किया गया। अगला, आप इम्प्रेस में हाई कंट्रास्ट मोड कैसे सक्षम करते हैं? तो हाई कंट्रास्ट मोड अगर इनेबल करना है या लगाना है तो हाई कंट्रास्ट के लिए आप क्या करेंगे? मोड कैसे एक्टिवेट करेंगे? टूल मेनू में जाएंगे, ऑप्शन मेनू में जाएंगे, टूल मेनू में जाने के बाद ऑप्शन मेनू वो ऑप्शन कमांड पे जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे, या स्लाइड मेनू में जाएंगे, स्लाइड मेनू में जाके हाई कंट्रास्ट को सेलेक्ट करेंगे, या दूसरा तरीका मिल जाता है फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद हाई कंट्रास्ट को लेंगे, या इंसर्ट मेनू में जाने के बाद हाई कंट्रास्ट को लेंगे। तो कौन सा आंसर यहाँ से आंसर सही हो जाएगा? हाँ, तो जैसा कि हमें यहाँ पे मिल जाता है कि टूल्स में जाएंगे, टूल्स में ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में मिले क्या मिलेगा? एक्सेसिबिलिटी, हाई कंट्रास्ट मोड। लेकिन हाई कंट्रास्ट मोड एक्सेसिबिलिटी में तो नहीं होना चाहिए, क्यों? अगला, विच की इज यूज टू एग्जिट अ स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस में स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? कौन सी कुंजी होती है? शॉर्ट कुंजी की पूछा गया है तो की कौन सी हो जाएगी? की एस सी हो जाएगी। अगला आता है, इम्प्रेस में नई स्लाइड डालने के लिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम होती है, और कंट्रोल प्लस एन किसके लिए होता है? न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। नोट पैड यहाँ कहाँ से आ गया? अगला, हाउ डू यू नेविगेट टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो, स्लाइड शो के दौरान अगली स्लाइड पर कैसे जाते हैं? तो अगली रो स्लाइड किस तरफ होगी? राइट की तरफ होगी या लेफ्ट की तरफ होगी? राइट की तरफ होगी, तो आप क्या यूज करेंगे? राइट एरो या लेफ्ट एरो, या अप एरो या डाउन एरो, क्या रहेगा? तो आप यहाँ पे यूज करेंगे राइट एरो। आंसर क्या हो जाएगा? ए सही। अगला, which sort key allow you to start a slide show from the current slide impress, impress में मौजूदा स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? तो करंट स्लाइड शो के लिए क्या होती है? शिफ्ट प्लस F5 होता है, और ये कहाँ से करता है? ये प्रारंभ यानी कि बिगनिंग वर्ड मिलेगा, बिगनिंग से स्टार्ट कराने का काम करता है। अगला, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प ऑफिस में सहायता दस्तावेज तक कैसे पहुंचा जाता है? इफ यू कैन एक्सेस, तो इसके लिए हेल्प के लिए आप क्या करेंगे? हेल्प मेनू में जाएंगे या टूल्स मेनू में जाएंगे? कौन सी मेनू होगी? तो हेल्प मेनू, और हेल्प मेनू में लिब्रे ऑफिस हेल्प मिल जाएगा। अगला, विच ऑप्शन इज यूज टू ऐड अ डॉक्यूमेंट टू अ स्लाइड इन इम्प्रेस, इम्प्रेस में स्लाइड पर टिप्पणी जोड़ने के लिए कमेंट डालना है स्लाइड पर, तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट का ऑप्शन कहाँ मिलता है? इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में कमेंट का ऑप्शन, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से, हाउ डू यू एक्सेस द स्लाइड पैनल पेन इन इम्प्रेस, इम्प्रेस में स्लाइड पेन तक कैसे पहुंचते हैं? व्यू में जाते हैं, स्लाइड पेन में जाते हैं, या स्लाइड में जाते हैं, स्लाइड पेन में जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, स्लाइड पेन। तो जैसे कि इम्प्रेस की विंडो में हम देखते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एक पेन दिखाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? स्लाइड पेन कहते हैं। तो इस स्लाइड पेन को शो एंड हाइड करने के लिए जो हमें ऑप्शन मिलता है वो कहाँ मिलता है? व्यू मेनू में, और व्यू में हमें मिलेगा स्लाइड पेन, जहां से हम इसे क्या कर सकते हैं? शो एंड हाइड कर सकते हैं। वही अगर पूछ लिया जाता है साइड बार कहाँ से होता है, तो राइट साइड में साइड बार शो होता है, ये साइड बार कहा जाता है, और इस साइड बार को शो या हाइड करने के लिए कौन सी बटन होती है? तो कंट्रोल प्लस F5 होती है। अगला, हाउ कैन यू पासवर्ड प्रोटेक्ट अ प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस में आप अपनी प्रेजेंटेशन को पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टेप को फॉलो करेंगे? फाइल मेनू, सेव एज, सेव विथ पासवर्ड, तो क्या करना है? फाइल मेनू में जाएंगे, जहां पर सेव एज ऑप्शन मिलेगा, सेव एज ऑप्शन में हम क्या करेंगे? सेव विथ पासवर्ड का प्रयोग करते हुए, पासवर्ड सेट करते हुए हम उसे पासवर्ड के साथ सेव कर सकते हैं। अगला, हाउ डू यू डिजिटली साइन प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस, इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन को डिजिटली साइन करने के लिए, डिजिटल हस्ताक्षरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को चूज करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? फाइल मेनू के अंतर्गत मिलता है। फाइल मेनू में जाएंगे, फाइल मेनू में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, जहां से हम क्या कर पाएंगे? अपनी प्रेजेंटेशन को डिजिटलाइज्ड सिग्नेचर कर पाएंगे।
अगला, विच लेयर यूज्ड बाय डब्ल्यू एसएमटीपी एफटीपी एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो यानी कि ये जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल ओएसआई की किस लेयर पर काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है या ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है या नेटवर्क लेयर या हार्डवेयर लेयर? तो ये कैसे हैं? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी का फुल नेम सिंपल मेल ट्रांसफर, जो मेल को भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, सर्वर पर फाइल को अपलोड कराने तथा उसे डाउनलोड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये सभी ओएसआई की किस लेयर पे काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। वही ओएसआई में टोटल अगर पूछ लिया जाता है कितनी लेयर होती हैं, तो टोटल में ओएसआई में 7 लेयर पाई जाती हैं। कौन-कौन सी 7 लेयर पाई जाती हैं? तो जैसा कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट। एपीएसटी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट और फिर उसके बाद एनडीपी यानी कि नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो ये 7 लेयर हमें मिलती हैं। और ओएसआई मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आईएसओ के द्वारा विकसित किया गया था। अगला, नेम द प्रोटोकॉल व्हिच हैज सेपरेटेड डेटा एंड कंट्रोल कनेक्शन। उस प्रोटोकॉल का नाम बताएं जिसमें अलग अलग डेटा और नियंत्रण कनेक्शन होते हैं। तो अलग अलग डेटा एंड नियंत्रण कनेक्शन किसमें होते हैं? डीएनएस, एचटीटीपी, एफटीपी या एसएमटीपी? तो किसमें होते हैं? अलग अलग डेटा एंड कंट्रोल कनेक्शन जो होते पाए जाते हैं वो एफटीपी में पाए जाते हैं। एफटीपी का फुल नेम क्या हो जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला, निम्नलिखित आईपी एड्रेस क्लास में कौन मल्टीटास्क कास्ट के लिए यूज किया जाता है? तो मल्टीकास्टिंग में कौन सी क्लास आती है? डी क्लास आती है। डी क्लास की रेंज क्या होती है? 223 से लेकर के 239 तक। और 240 से 255 क्या होती है? ई क्लास की होती है, यानी कि 5वीं क्लास जो क्लास ई है। अगला, एसएमटीपी इज यूज्ड टू डिलीवर मैसेज। एसएमटीपी का उपयोग संदेश को भेजने के लिए किया जाता है। यूजर टर्मिनल पर भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट आईपी यूजर मेल बॉक्स में भेजने के लिए, आईएसपी पर भेजने के लिए, या बोथ ए एंड बी। तो एसएमटीपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यूजर के मेल बॉक्स में भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट आईपी यूजर मेल बॉक्स। तो यहाँ पे यूजर के मेल बॉक्स में मेल को भेजने के लिए हम क्या करते हैं? तो यूज करते हैं एसएमटीपी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आईपी एमएस प्रिंटिंग, सीधा सा यहाँ पे क्या है? यूजर के मेल बॉक्स में मेल भेजने के लिए। अगला, एन IPv4 हेडर कैन बी। एक IPv4 का हेडर कितने बाइट का होता है या कितने बाइट का हो सकता है? तो जैसे कि IPv4 का जो हेडर हमें यहाँ पे मिलता है वो कितने बाइट का हो सकता है? वो 40 से 60 बाइट का हो सकता है, या 2 से 20 बाइट का होता है, या 20 से 40 का होता है, या 20 से 60 बाइट का होता है। तो आईपी हेडर जो है वो कितने बाइट का होगा? 20 से 40 बाइट का आईपी हेडर होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? वीपीए। तो वीपीए क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम के लिए, या वर्चुअल नेटवर्क डिवाइस फॉर प्राइवेट पर्पस, एक प्राइवेट पर्पस के लिए, प्राइवेट उद्देश्य के लिए एक वर्चुअल नेटवर्क डिवाइस, या सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर रिमोट एक्सेस टू लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में रिमोट एक्सेस के माध्यम से एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला, जिसे क्या कहते हैं? वीपीए कहते हैं। अगला, पी2पी का पूरा नेम क्या होता है? तो पी2पी का फुल नेम क्या हो जाएगा? पीयर टू पीयर कनेक्शन। और पीयर टू पीयर कनेक्शन आधारित कौन सी टोपोलॉजी होती है? तो वो मेश टोपोलॉजी जो है वो क्या है? पीयर टू पीयर कनेक्शन आधारित टोपोलॉजी है। टोटल टोपोलॉजी कितनी पाई जाती है, कौन कौन सी होती है? तो जैसे कि हमें एक मिल जाती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। लीनियर टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? तो ईथरनेट प्रोटोकॉल लागू होता है। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो जैसा कि कौन सा होता है? एफडीडीआई और टोकन रिंग। एफडीडीआई हमें यहाँ पे मिलता है, और दूसरा कौन सा मिलता है हमें यहाँ पे? टोकन रिंग प्रोटोकॉल मिलता है। ठीक इसी तरीके से बस टोपोलॉजी मिलती है, बस नहीं, स्टार टोपोलॉजी अगली मिलती है। इस स्टार टोपोलॉजी में क्या किया जाता है? सेंट्रल स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाता है सेंट्रल स्विच या हब का प्रयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है, तो सेंट्रल स्विच या हब का प्रयोग स्टार टोपोलॉजी में होता है। अगला, आउट ऑफ IMAP एंड POP3, IMAP एंड POP3 विच वन इज द मोर रिलेबल? अधिक विश्वसनीय कौन है? POP3 या IMAP? तो कौन अधिक विश्वसनीय माना जाएगा? POP3 या IMAP?
तो IMAP, दोनों में अंतर क्या है? दोनों क्या करते हैं? तो ये दोनों काम करते हैं, मेल को प्राप्त करते हैं, ये ईमेल को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने का काम करते हैं। लेकिन POP जो होता है ये क्या करता है? प्राप्त करता है, यानी कि रिसीव करता है, और उसके साथ साथ में क्या करा देता है? डाउनलोड भी करा देता है। और ये क्या करता है? केवल और केवल प्राप्त करता है, डाउनलोड नहीं करता है, केवल रिसीव करता है, डाउनलोड नहीं करता है। जिस वजह से POP के द्वारा प्राप्त किए गए मेल को क्या किया जा सकता है? ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों मोड में रीड किया जा सकता है। जबकि जब ये IMAP डाउनलोड ही नहीं करेगा तो क्या किया जा सकता है? केवल और केवल ऑनली ऑनलाइन मोड में ही रीड किया जा सकता है। तो इस तरीके से सिक्योर कौन माना जाएगा? तो सिक्योर IMAP माना जाएगा, यानी कि रिलायबल अधिक कौन माना जाएगा? तो वो IMAP। अगला, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को या डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में परिवर्तित करने का काम, या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कौन? तो कौन हो जाएगा? मॉडेम। मॉडेम का फुल नेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये डेटा को मॉड्यूलेट भी करता है और डेटा को क्या करता है? डीमॉड्यूलेट भी करता है। अगला, नेम ऑफ द प्रोटोकॉल विच असाइन IP एड्रेस टू द न्यूली कनेक्टेड क्लाइंट इन द इंटरनेट। उस प्रोटोकॉल का नाम बताया जो इंटरनेट में एक जुड़े क्लाइंट को IP पता प्रदान कराता है। जैसे क्या कहते हैं? IP पता प्रदान करता है। जैसे कि हम ये पढ़ते हैं कि हमारे कंप्यूटर में दो मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता रहता है? वो रियल टाइम जनरेट करता है। अगर रियल टाइम जनरेट होता है और प्रत्येक बार क्या होता है? यूनिक होता है हर कंप्यूटरों से, तो इसका मतलब वहां पर भी तो कोई ना कोई नियम लागू हो रहे होंगे। जो डायनेमिक जो जनरेट हो रहा है वो नियमों के अनुसार ही जनरेट हो रहा होगा, और अगर नियम लागू है तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोटोकॉल वहां पर लागू है। तो कौन सा प्रोटोकॉल वहां पर होगा? तो वहां पर प्रोटोकॉल मिल जाता है DHCP। इसका फुल नेम क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? पार्ट बी, यानी कि 100 क्वेश्चन थे, दूसरा जो पार्ट है जिसके अंतर्गत हमें यहाँ पे जो मिलेंगे ये अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। कंप्यूटरों का एक ग्रुप होता है, या इसके साथ साथ में अ सिंगल कंप्यूटर, या विदाउट इंटरनेट, या विथ प्रिंटेड टैक्स, तो क्या मिल जाता है? ग्रुप ऑफ द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का लाभ है? तो क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग, डाटा रेजिडेंसी, इंक्रीज कॉस्ट, या लेस सिक्योरिटी। तो लेस सिक्योरिटी एक प्रकार से यहाँ पे नुकसान ये बता रहा है, और चाहिए क्या हमें? लाभ चाहिए। तो इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ेगी, तो ये लाभ है या नुकसान है? नुकसान है, ये भी नहीं हो सकता है। डेटा रेजिडेंसी, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? रिसोर्स शेयरिंग, संसाधनों को भेजना। लैन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, यूजली प्राइवेट ऑन, पब्लिक कम्युनिकेशन, कौन सा हो जाएगा? यूजली प्राइवेट ऑन, क्योंकि लैन की जो रेंज होती है वो मोस्टली कितनी मिलती है? ये 1 किलोमीटर के डायोमीटर को कवर करता है। वही अगर हम मैन को देखते हैं तो मैन कितना कवर करता है? तो मैन जो कवर करता है वो 100 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करता है। मैन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मल्टीपल सिटी को कनेक्ट कराता है। वही लैन क्या करता है? तो लैन मल्टीपल ऑफिस या बिल्डिंग को कनेक्ट कराता है। वही वाइड एरिया नेटवर्क जो हमें मिलता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या कराता है? तो मल्टीपल कंट्री या कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कराता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मिल जाता है, व्हाट डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर विथ इन अ लैन। लैन में कंप्यूटर जोड़ने के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली डिवाइस कौन सी होती है? राउटर होती है, मॉडेम होता है, स्विच होता है, या रिपीटर होता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो स्विच के माध्यम से ही तो कनेक्ट कराओगे। कंप्यूटर लगाना है तो स्विच लगाते रहोगे, स्विच के माध्यम से ही हम अन्य कनेक्ट कराते रहेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वैन? वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में कौन सा सही है? इट इज अ कॉन्फिडेंट सिंगल बिल्डिंग, ये सिंगल बिल्डिंग के लिए को जोड़ता है। इट कैन स्पैन कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, ये कंट्री तथा कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कराता है। या इट इज स्मॉलर देन लैन, इट इज अ मोर सिक्योर देन लैन, ये जो है किसके बारे में? वैन के बारे में। तो वैन के बारे में कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कंट्री तथा कॉन्टिनेंट को क्या करता है? स्पैन यानी कि जोड़ता है। किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब होता है? अभी इससे पीछे बात की, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? सेंट्रल स्विच या सेंट्रल हब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन कौन से लागू होते हैं? तो कौन कौन सा मिल जाता है हमें? यहाँ पे मिल जाता है लोकल टॉक, और दूसरा कौन सा मिल जाता है?
तो ईथरनेट मिल जाता है, लोकल टॉक, ईथरनेट, और कौन सा मिलता है, तो और हमें यहाँ पर टोकन रिंग भी मिल जाता है, टोकन रिंग। तो ये 3 प्रोटोकॉल यहाँ पर काम करते हैं या लागू होते हैं किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। अगला, इन विच टोपोलॉजी डू ऑल नोड कनेक्ट टू अ सिंगल बैकबोन केबल, कौन सी केबल में एक सिंगल बैकबोन केबल से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्टार टोपोलॉजी में, बस में, या रिंग में, या मेश में, तो किसमें होते हैं, एक सिंगल बैकबोन केबल यानी कि मुख्य केबल में जुड़े हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी, जहां पर क्या है, एक ही इस केबल से कई सारे कंप्यूटर इस तरीके से जुड़े होते हैं। इस वजह से इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है, और इस वजह से इसके अंदर टू एंडिंग पॉइंट भी मिलते हैं। तो पूछा जाता है वह कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें 2 अंत बिंदु पाए जाते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, बस टोपोलॉजी हो जाएगी। जिसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है वो कौन सा हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। और क्योंकि इसमें क्या होता है, लास्ट वाला नोड फर्स्ट वाले नोड से जोड़ दिया जाता है एक सर्कल में। रिंग में अगर हम देखते हैं तो एक ही सर्कल में ये सारे कंप्यूटर क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं मिलता है। अगला, रिंग टोपोलॉजी का एक बड़ा नुकसान क्या होता है, अ सिंगल पॉइंट फेल्योर इट कैन डिस्टर्ब इंटायर नेटवर्क, अगर एक पॉइंट क्या हो गया, खराब हो गया रिंग टोपोलॉजी में, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है, सारे नोड्स के पास में बराबर पावर होती है, और जब बराबर पावर होती है तो ऐसे में अगर एक बंद हो गया तो सारे बंद हो जा रहे हैं। तो इस वजह से समस्या का पता लगाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इंटरनेट क्या है, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या सिंगल या एसोसिएटेड नेटवर्क, या प्राइवेट लॉन ऑन। तो ये क्या है, इंटरनेट लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्कों का और इंटरनेट की शुरुआत किस नाम से हुई, आर्पानेट के नाम से हुई, कब हुई थी, 1969 में। अगला, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो डब्ल्यू पर मुख्यतः कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल कार्य करता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो कौन से आ जाते हैं, टिम बर्नर्स ली, कब बनाया था, 1989 में, कहा, सन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अनुप्रयोग नहीं है, इंटरनेट का अनुप्रयोग नहीं पूछा जा रहा है, जैसे कि ईमेल, वेब ब्राउजिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, या ऑनलाइन बैंकिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग इंटरनेट का प्रयोग नहीं, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर लगाते हैं, क्या ये जरूरी है, इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है। अगला, विच एप्लीकेशन अलाउ रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, कौन सा एप्लीकेशन इंटरनेट पर वास्तविक समय में टेक्स्ट संचार की अनुमति देता है, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। इंस्टेंट मैसेजिंग कौन से हैं, जैसे कि हमें मिल क्या क्या मिल जाता है, व्हाट्सएप मिल जाता है, इसके साथ साथ में फेसबुक मैसेंजर हो गया, तो ये किस पर आधारित होते हैं, रियल टाइम मैसेजिंग पर आधारित होते हैं। अगला, यूआरएल के मुख्य भाग को क्या कहते हैं, तो यूआरएल का मेन भाग क्या होता है, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, क्वेरी, या पाथ। तो मैन क्या हो जाएगा, डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब वेबसाइट, क्योंकि एचटीटीपी सभी में लगा होगा, वो भी क्या हो जाएगा, सिमिलर है। डायरेक्टरी पाथ कई बार सेम हो सकता है, यूजर फाइल भी सेम हो सकती है, लेकिन डोमेन नेम कभी भी वो सेम नहीं होगा, और अगर डोमेन नेम गलत हो जाएगा तो हम क्या पहुंच जाएंगे, गलत वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या किसी अन्य वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए यूआरएल का मुख्य भाग क्या है, डोमेन नेम होता है, लेकिन यूआरएल के टोटल कितने पार्ट होते हैं, तो 4 भाग पाए जाते हैं। वही अगर पूछ लिया जाता है कि यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है अब्सोल्यूट, और दूसरा कौन सा होता है, रिलेटिव होता है। किस एड्रेस में फुल एड्रेस होता है, या किस यूआरएल में, तो फुल पाथ जो होता है वो अब्सोल्यूट में पाया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर रेफरेंशियल या पार्शियल रहता है। अगला, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है, अ यूनिक एड्रेस असाइन टू द ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को असाइन किया जाने वाला जो एक यूनिक नंबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। और आईपी एड्रेस इस तरीके से फिजिकल एड्रेस होता है, वर्चुअल एड्रेस होता है, तो ये कंप्यूटर का वर्चुअल एड्रेस होता है, इसे क्या कहा जाता है, आप इसे वर्चुअल एड्रेस बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर फिजिकल एड्रेस की बात की जाती है, तो कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है, जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। अगला, व्हाट इज हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या होता है, अ प्लेस वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, एक ऐसा स्थान जहां पर क्या किया जाता है, वाईफाई तकनीक का प्रयोग करते हुए इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है, डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। अगला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट कॉल्ड, इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, ब्राउजिंग। की यहाँ पे इंटरनेट पर जो जानकारी क्या कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पर जो वेब पेज पड़ा हुआ है उसे
आप प्राप्त कर रहे हैं, जरूरत पड़ती है तो फिर आप क्या करते हैं, उसे पुनः प्राप्त कर ले रहे हैं, यानी कि रिफ्रेश वगैरह कर ले रहे हैं। अगला आता है व्हाट डज द मेन द सर्फ वेब। वेब सर्फिंग का मतलब क्या होता है, क्रिएट वेबसाइट, वेबसाइट बनाना, या नेविगेट फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, तो एक वेबसाइट से किसी अन्य वेबसाइट पर मूव होना ही क्या कहलाता है, वेब सर्फिंग कहलाता है। और जो सर्फिंग कर रहा होगा उसे क्या कहेंगे, नेट सर्फर या वेब सर्वर सर्फर कहते हैं। अगला, विच सर्च इंजन इज नोन एज द प्राइवेसी फोकस फीचर। प्राइवेसी फोकस फीचर के लिए कौन सा हो जाएगा, डक डक गो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें लग रहा है ऐसा कि कल कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, दूसरा था। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट आगे बढ़ाता है, तो डेटा पैकेट आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाने का मतलब क्या होता है, रूट कर देना, और रूट करने का काम कौन करेगा, राउटर कर देगा। जैसे कि बताया गया कि आप इसे क्या कर दीजिए, रूट कर दिए दीजिए, तो रूट करने का मतलब क्या हो गया कि आप उसे आगे भेज दीजिए, तो वो काम कौन कर रहा है, राउटर कर रहा है। अगला, विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन अ लैन। कौन सा उपकरण लैन पर कई उपकरणों को जोड़ता है, मतलब यानी कि कौन सी डिवाइस होती है जो लैन पर क्या करता है, कई डिवाइसों को जोड़ देता है, राउटर होगा या स्विच होगा या क्या होगा, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, तो स्विच जो होता है वो कई उपकरणों को आपस में जोड़ता है। अगला अगर हम देखते हैं आता है व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स का मूल नेम क्या है, तो वो क्या था, फोनिक्स है। अगला, विच कंपनी डेवलप द ओपेरा वेब ब्राउजर। ओपेरा वेब ब्राउजर को किसके द्वारा विकसित किया गया, ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किए जाने वाले वेब ब्राउजर कौन है, तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज मिल जाता है, और इसके साथ साथ में कौन सा मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाता है। यानी कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसे विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एप्पल के द्वारा विकसित वेब ब्राउजर कौन है, तो जैसे कि मोजिला, तो वो मोबाइल सफारी, मोबाइल सफारी जो है एप्पल के द्वारा, गूगल के द्वारा विकसित कौन वेब ब्राउजर है, तो जैसे कि क्रोम वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डज द मैक एड्रेस ऑपरेट। मतलब ओएसआई की किस मॉडल, ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर मैक एड्रेस ऑपरेट होता है या मैक एड्रेस काम करता है, तो कौन सी लेयर होती है जिस पर मैक एड्रेस काम करेगा, जैसा कि वो डाटा लिंक लेयर होती है, या वो नेटवर्क लेयर है, या ट्रांसपोर्ट लेयर है, या कौन सी लेयर होती है, तो डाटा लिंक लेयर जो होती है जिस पर क्या काम करता है, मैक एड्रेस काम करता है। अब जैसे कि अगर हम मैक एड्रेस की बात करते हैं तो मैक एड्रेस क्या होता है, तो यह एक प्रकार का फिजिकल एड्रेस होता है। ये कैसा एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस होता है, मतलब भौतिक एड्रेस होता है। तथा मैक एड्रेस का अगर साइज पूछ लिया जाता है, मैक एड्रेस का साइज कितना होता है, तो कितना होगा ये, 48 बिट। और कितने डिजिट होते हैं मैक एड्रेस में, तो कितने डिजिट का होता है, तो ये 12 डिजिट का होता है। और तथा मैक एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का क्या होता है, यूनिक होता है। मैक एड्रेस होता क्या है, तो कंप्यूटर में लगाया गया जो एन या कंप्यूटर में दिया जाने वाला, लगाया जाने वाला एनआईसी कार्ड, उसी का यूनिक नंबर या यूनिक आइडेंटिटी होती है। और जिस पर कौन सा प्रोटोकॉल लागू होता है, ईथरनेट प्रोटोकॉल लागू होता है। तो जो ओएसआई का मॉडल होता है कि किस लेयर पर मैक एड्रेस काम करेगा, डाटा लिंक लेयर पे काम करेगा, तथा मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट तथा 12 डिजिट का होता है। तथा यह एक प्रकार का भौतिक एड्रेस होता है जो प्रत्येक कंप्यूटर का एनआईसी कार्ड को सौंपा जाने वाला एक यूनिक नंबर या यूनिक आइडेंटिटी होती है। अगला मिलता है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम को आईपी में बदलने के लिए कौन सा होता है, डीएनएस। तो जैसा कि डीएनएस, ये भी कल क्वेश्चन किया था शायद, कल वाले में था। अगला, इन अ वेब ब्राउजर इकॉग्निटो मोड इज। ब्राउजर में आपको एक इकॉग्निटो मोड मिलता है, वो क्या होती है, रेगुलर मोड, प्राइवेट मोड, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इकॉग्निटो क्या होती है, एक प्राइवेट मोड होती है। अगला, विच वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, मोजाइक, अपाचे, सफारी या नेटस्केप नेविगेटर। तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, मोजाइक। मोजाइक को किसके द्वारा विकसित किया गया था, फाउंडर कौन है इसके, मोजाइक के फाउंडर कौन है, तो कौन है, मार्क एंडरसन। तो मार्क एंडरसन जो है ये क्या है, मोजाइक वेब ब्राउजर के फाउंडर है, इनके द्वारा ये विकसित किया गया था। मोजाइक वेब ब्राउजर को किस
वर्ष विकसित किया गया था? कब मार्क एंडरसन ने विकसित किया था इसे? 1991, 93? तो 1991 में विकसित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक लूप बैक आईपी एड्रेस है? तो लूप बैक कौन सा हो जाएगा? 127.0.0.1। अगला, प्रत्येक वेबसाइट में निम्नलिखित में से किस शब्द से शुरू होती है? कोई भी वेबसाइट किससे स्टार्ट होती है? तो वो HTTP से स्टार्ट होती है। या तो HTTP होगा या फिर HTTPS होगा। अगला, अ प्रोटोकॉल थ्रू विच ईमेल कैन बी सेंड टू ऑडियो और वीडियो अटैचमेंट। ऐसा प्रोटोकॉल जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो और वीडियो अटैचमेंट भेजे जाते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल हो जाएगा? MIME या IMAP POP? तो MIME प्रोटोकॉल जो होता है, इसके थ्रू क्या किए जाते हैं? अटैचमेंट दिए जाते हैं या भेजे जाते हैं। प्रायोगिक उद्देश्य के लिए, तो एक्सपेरिमेंट के लिए, अभी इससे पीछे क्वेश्चन में किया था, कौन सा हो जाएगा? क्लास E हो जाएगा। D किसके लिए होता है? मल्टीकास्टिंग के लिए होता है। और E की रेंज क्या रहती है? 240 से लेकर के 255 तक। अगला, WW किस मॉडल पर आधारित है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। अगला, व्हेन अ सर्वर गोज डाउन दिस इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क इशू। जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो यह किस प्रकार की उसकी समस्या होती है? रिलायबिलिटी या परफॉर्मेंस या कैपेसिटी या सिक्योरिटी? तो वो क्या हो जाएगी? रिलायबिलिटी की उसकी समस्या हो जाती है, कही जाती है। अगला, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल इज बिटवीन नेटवर्क एंड विच लेयर? OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क और किस लेयर के बीच पाई जाती है? मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वह नेटवर्क लेयर और किस लेयर के बीच में पाई जाती है? तो ऐसे में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सीक्वेंस ले लो, क्या होता है? APSP NDP। तो क्या पूछा गया? नेटवर्क और किसके बीच हो जाएगा? N यहाँ पे है, T यहाँ पर है और S ऊपर बैठा हुआ है, तो S से क्या हो जाएगा? स्टेशन। तो स्टेशन लेयर के, स्टेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में पाया जाता है कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला, स्विच क्या है? बेटर देन हब। स्विच जो होता है वो क्या है? बेटर देन हब। अगला, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। नेटवर्क की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है? तो नेटवर्क की भौतिक अवस्था टोपोलॉजी कहलाती है, यानी कि कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी कहते हैं। ये कितने प्रकार की है? तो जैसे कि में बस, रिंग, स्टार, मेश और ट्री टोपोलॉजी तथा एक बना दी जाती है जिसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड भी कहते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफ WWW। WWW की इनमें से कौन सी सर्विस नहीं है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग, मेंटेनेंस या हार्डवेयर या फाइल शेयरिंग या ईमेल? तो WWW की सर्विस क्या है? नहीं है। वीडियो का हार्डवेयर की सर्विस नहीं है, यानी कि वो हार्डवेयर पे काम नहीं करता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किसके थ्रू हो रही है? सर्वर के थ्रू ही तो हो रही है, WWW के थ्रू। फाइल शेयरिंग भी हो रही है, ईमेल भी हो रहा है। अगला, द सर्च इंजन बिंग इज प्रोडक्ट ऑफ। सर्च इंजन जो बिंग है ये किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का है, IBM का है, गूगल का है या एप्पल का है? तो बिंग सर्च इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2 सर्च इंजन विकसित किए गए हैं, कौन सा? एक हमें बिंग मिलता है और दूसरा कौन सा मिलता है? दूसरा MSN मिलता है, जिसका फुल नेम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। और ये जो बिंग सर्च इंजन है वो बाय डिफॉल्ट किस में रन होता है? तो ये रन होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये पहले विकसित किया गया था और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया? MSN बनाया। जैसे कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं, विंडो 10 में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा और जब भी आप एज पर कुछ सर्च करेंगे तो वहां पर गूगल नहीं सर्च कर रहा होगा, बल्कि कौन सर्च कर रहा होगा? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क सर्च इंजन लागू हो रहा होगा। अगला, अ नेटवर्क राउटर ज्वाइन टू टुगेदर। एक नेटवर्क राउटर दो को एक साथ जोड़ता है। क्या दो जोड़ता है? तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं? राउटर का प्रयोग करते हैं। अगला, अ डिवाइस विच इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन टू केबल सेगमेंट और वायरलेस एक्सेस पॉइंट। एक उपकरण जो दो केबल खंडों या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बूस्टर, रिपीटर या स्विच? तो क्या हो जाएगा? रिपीटर का प्रयोग किया जाता है सिग्नल की कैपेसिटी को और बढ़ावा देने के लिए। अगला, विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द नेटवर्क। किस नेटवर्क में एक नेटवर्क में किस ट्रांसमिशन मीडिया की ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज्यादा होगी? तो एक्सल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक या इलेक्ट्रिक केबल? तो जैसा कि ये तीनों केबल के प्रकार हैं,
और इनमें से सबसे हाई स्पीड किसमें मिल जाती है? फाइबर ऑप्टिक केबल में मिल जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल की अगर पूछा जाता है कि कोर किस धातु की बनी होती है, तो वो किसकी होती है? फाइबर या ग्लास की होती है, फाइबर की या ग्लास की होती है। जबकि इन दोनों की जो कोर होती है वो किस धातु की होती है? तो ये होती है कॉपर की। इन दोनों में क्या होता है? कॉपर धातु की कोर होती है। यानी कोर का मतलब इसका जो अंदर मुख्य तार होता है। टू प्रोवाइड एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेब होस्टिंग कहलाती है, कि आप क्या करते हैं? वेब होस्टिंग। अगला, कन्वेंशनल रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर ऑन द इंटरनेट एज नोन एज। इंटरनेट पर सही आचरण के नियमों को क्या कहा जाता है? नेटिक्वेट कहा जाता है, और जिसे अन्य शब्दों में क्या कहते हैं? साइबर हैबिट्स भी कहते हैं, साइबर हैबिट। अगला, इन नेटवर्क लेयर डेटाग्राम रेफर टू द। नेटवर्क लेयर में डेटाग्राम संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? एड्रेस को, पैकेट को, फ्रेम को, प्रोटोकॉल को। तो किसको संदर्भित करेगा? पैकेट को, क्योंकि टीसीपी के द्वारा डेटा को क्या कर दिया जाता है? टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसे डेस्टिनेशन के लिए रूट करा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, उस नेटवर्क का नाम बताएं जो भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि शहरों को कवर करता है। तो सिटी के लिए कौन सा होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन किसके लिए होता है? तो लैन जैसे कि बिल्डिंग दिया गया है कि बिल्डिंग या ऑफिस के लिए काम करता है। वही वैन किसके लिए होता है? तो यह जैसे कि कंट्री या कॉन्टिनेंट के लिए काम करता है। अगला, व्हाट डज क्लाउड मीन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या होता है? लोग, इंटरनेट, वायरलेस या हार्ड ड्राइव। तो इसका मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब क्या होगा? लोग, इंटरनेट या वायरलेस। तो वो इंटरनेट आधारित क्लाउड या वायरलेस इंटरनेट। अगला, व्हाट इज डब्ल्यूपीए। डब्ल्यूपीए का फुल नेम क्या हो जाएगा? वायर्ड प्रोसेस, वायर्ड प्रोटेक्टेड या वाईफाई प्रोसेस या वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। वाईफाई प्रोटेक्टेड एड्रेस, क्योंकि डब्ल्यू का मतलब वायरलेस, तो यहाँ पे लगा हुआ है वायर्ड, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अगला, एस टी टी पी एस में एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड। जब क्या किया जाता है? एस टी टी पी को किसके साथ में जोड़ा जाता है? एस एस एल के साथ में जोड़ा जाता है, तो वो क्या बनता है? एस टी टी पी एस बनता है। और एस टी टी पी एस किस पोर्ट संख्या पे काम करता है? पोर्ट नंबर क्या होता है? 443। और एस टी टी पी का पोर्ट संख्या क्या होता है? तो वो 80 होता है। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन न्यू टैब इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं? ब्राउजर के अंदर एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। व्हाट इज द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्राइमरली यूज। इम्प्रेस का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए, या प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। इम्प्रेस का अगर डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा जाता है, क्या होता है? डॉट ओ डी पी। ठीक है, तो इस क्लास में जो रहेंगे कितने क्वेश्चन है? 150। अगले जो क्वेश्चन करेंगे वो स्पेशली लिब्रे ऑफिस के ही होंगे। जो भी 150-200 क्वेश्चन हो वो सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर से ही होंगे, राइटर और कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है, जो अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए 10 से 15-20 मिनट का ले लेंगे ब्रेक, या कंटिन्यू रखेंगे?